तो हमने बात की थी लिपिड्स की, और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड हाई कोलेस्टेरॉल। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इसको मैनेज करना है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीजें हमारे लिए ये रहेंगी कि जो चीजें हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट हम यहाँ पे साइड में बनाएंगे जो चीजें हमें अवॉइड करनी है, और एक लिस्ट हम यहाँ पे साइड में बनाएंगे जो चीजें हमें ऐड ऑन करनी है अपनी डाइट में। तो अवॉइड लिस्ट में सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका प्रोसेस्ड फूड आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें टोटली अवॉइड करना रहेगा। प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। सेकेंडली क्या आ जाएगा? क्या चिकन मीट या होल फूड्स हम खा सकते हैं, होल मिल्क वगैरह। आइटली अगर हमारा जो लेवल है वो हाई है तो हम उन चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अवॉइड हाई कोलेस्ट्रॉल फूड। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि होल मीट, होल चिकन, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी बात, अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स भी नहीं खाना है। तो ये तीन चीज़ें तो अपने को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है वो है एल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी रहेंगी। अब ऐड ऑन क्या करना है? सबसे पहले तो देखो, आपको ट्रेनिंग भी ऐड करना है और आपको एक्सरसाइज भी ऐड करना है। एक कॉलम साइड में अगर मैं एक्सरसाइज का बना दूं तो पहले इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये बना दिया मैंने एक्सरसाइज का, ये तो ऐड करना ही करना है। और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बना देते हैं एक लिस्ट। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में क्यों है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना, क्योंकि एक्सरसाइज से ही हमारी हेल्थ प्रमोट होने वाली है। इवन डब्ल्यू एच ओ भी यही कहता है कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 150 मिनट्स, तो 150 टू 250 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी तो करनी होगी वीकली बेसिस पे, है ना। एक हफ्ते के अंदर आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, बाकी अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली आप लो इंटेंसिव ट्रेनिंग से के साथ शुरू करेंगे। बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं करनी है, लो इंटेंसिव ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें कि आप एरोबिक ट्रेनिंग भी कर सकते हो, मतलब लाइट कार्डियो भी कर सकते हो, हल्का फुल्का रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि आप लाइट वेट के साथ रेपिटेशन ट्रेनिंग करो। और ट्रेनिंग के अंदर अवॉइड आपने क्या करना है? अवॉइड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपको ऐसी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है जो कि जिसमें होल्ड होता है। ठीक है, जैसे प्लैंक वगैरह हो गया, ऐसी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ओके, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग करानी आपका गोल क्या है। बता रहा था कि अगर किसी भी हेल्थ कंडीशन से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले अपने आइडियल वेट पे आना पड़ता है। मतलब अपने बॉडी कॉम्पोजिशन पे आना पड़ेगा जो आपका आइडियल होगा, मतलब प्रॉपर आपका फैट मास हो, प्रॉपर आपका मसल मास हो। तो आइडियल वेट पे आना है आपको। आइडियल वेट में अपना आइडियल वेट जानने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस बाय 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत जनरल फॉर्मूला है ये। तो सेंटीमीटर्स हाइट में ले लो जितनी भी आपकी होगी, जैसे मान लो 176 सेंटीमीटर है मेरी हाइट, एग्जाम्पल के तौर पे उसको 100 से माइनस कर देता हूँ, तो 76 मेरा जो है ना वेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब ये नहीं है कि इतना ही होगा, ये कोई मतलब पत्थर की लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई आपको क्या करना है, आपको एक बेसिक नंबर मिल जाएगा कि आपको वेट लॉस करना है, वेट पुट ऑन करना है, वो आपको क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। आइडियली जब हम इस कंडीशन में होते हैं, ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में जो है ना, जो बंदा होगा जिसको ऐसी प्रॉब्लम होगी, या जो फीमेल होगा जिसको प्रॉब्लम होगी, वो होगा बहुत ज़्यादा ओवरवेट। हाँ, बहुत ज्यादा फैट मास होगा उसके उसमें। ज्यादातर केसेस में, ऐसा नहीं हर किसी में, पर ज्यादातर 80% केसेस में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा केस देखने को मिल रहा है, मान लो अगर उसकी हाइट, सॉरी, उसका करंट वेट जो चल रहा है, करंट वेट जो उसका चल रहा है वो है 100।
ठीक है, 100 kgs। और आइडियल वेट आपने निकाला उसका, वो निकला आपका 76 kgs। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, फैट लॉस या गेनिंग करोगे? तो करंट वेट 100 है, आइडियल वेट निकाला तो ये देखने को मिला आपको। राइट, हम क्या एम करेंगे, फैट लॉस एम करेंगे। तो क्या डाइट बनेगी यहाँ पे बताओ, कैसी डाइट बनेगी? कैलोरी डेफिसिट बनाओगे, सरप्लस बनाओगे? तो कैलोरी डेफिसिट डाइट बनने वाली है। ठीक है जी। फर्स्ट चीज आपको, तो आपको पता लगे कि कैलोरी डेफिसिट बनाएंगे हम डाइट को। सेकेंड चीज अब ध्यान रखना है आपको, देखो अवॉइड करने वाली लिस्ट अलग से लिख दी, उसको नहीं लिखना, ऐड ऑन देखो क्या क्या करना है। आपको गुड फैट ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी हेल्थ को सही करना है तो। गुड फैट की लिस्ट में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अपना, इसमें आ जाएगा अपना ओमेगा 3 फैट्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैट में होता क्या क्या है वो एक बार देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। ओमेगा 3 फैट जो है ना, बेसिकली वो आपके किस फैट के अंदर आता है, वो आता है आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके अंदर आता है ओमेगा 3 फैट। और ओमेगा 3 फैट जो है, इसके अंदर आपको 3 एसिड्स मिलते हैं टेक्निकली। एक ईपीए मिलता है, एक डीएचए मिलता है, डीएचए, और एक मिलता है एएलए। ठीक है, ईपीए में, ईपीए का मतलब क्या है, इकोजा पेंटानोइक एसिड। ठीक है, डीएचए क्या है, डोकोजा हेक्सानोइक एसिड। और एएलए क्या है, अल्फा लिनोलैनिक एसिड। ठीक है, ये 3 एसिड अपने को मिलते हैं ओमेगा 3 के अंदर। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये ओमेगा 3 में जो ये एसिड मिल रहे हैं, ये तो हमें, चलो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि अपने को चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड है, हमारे लिए जरूरी है ये। बट ये मिलेंगे कहाँ से, ये क्वेश्चन आता है ना। तो ये मिलते हैं हमें, वैसे हमें फूड सोर्सेज से ही लेना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती है इसे, खुद नहीं बनाती है। तो हमें इसको लेना पड़ेगा कहाँ से, या तो हम इसे ले सकते हैं फिश से, या हम ले सकते हैं इसको फिश ऑयल से, या हम ले सकते हैं इसको कॉड लिवर ऑयल से, या फिर हमें मिलेगा ये अपना एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट से। ठीक है, इन चीजों से ही हमें मिलने वाला है ये। ओके। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हमें हमें फ्लैक्स सीड से भी मिल जाएगा, चिया सीड से मिल जाएगा, या फिर वॉलनट से मिल जाएगा, कैशू से, पीनट से, या जितने भी नट्स एंड सीड्स है वहां से मिल जाता है, ऐसा भी कहेंगे, बट ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलता उनसे। ठीक है, तो उनसे क्या मिलता है, उनसे मिलता है आपको एक एसिड जिसे बोलते हैं अल्फा लिनोलैनिक एसिड, समझ रहे हो? अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है, वो हमें मिलता है एसिड्स वगैरह से। और ईपी एंड डीएचए मिलता है हमें इस वाले सोर्स से, जो मैंने लेफ्ट तरफ लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड हो गया ना। लेफ्ट साइड जो है, इसमें आपको ईपी एंड डीएचए मिलेगा। जो राइट साइड है, फ्लेक्सिड्स या एसिड्स वगैरह, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलना है आपको अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये ईपीए एंड डीएचए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है, या फिर हमारी बॉडी से ये बहुत रेयर फूड सोर्सेज में ये होता है। एएलए तो हमें बड़ी आसानी तरीके से मिल जाता है, मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लेक्स सीड से मिलेगा, चिया सीड से मिलेगा, वॉलनट से मिलेगा, और जो बाकी नट्स हैं उनसे मिल जाएगा। तो एएलए बड़ा इजी सोर्स है। बट ईपी एंड डीएचए थोड़े से ऐसे सोर्स हैं जो हमें लिमिटेड होते हैं, और हमें हर जगह से नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, इनको लेना भी जरूरी है। ठीक है, तो इनमें से ये चीजें आपको लेनी पड़ती हैं। आइडियली जो इस प्रॉब्लम के अंदर होता है उसको डॉक्टर्स फिश ऑयल रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अगर फिश ऑयल नहीं कंज्यूम कर सकता है तो एल्गी वे सप्लीमेंट देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये जो गुड फैट्स की हम बात कर रहे हैं, ये गुड फैट देना क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में, एक तो हम इसको, पहली बात तो ये, हम अगर सप्लीमेंट कर रहे हैं तो कितना अमाउंट में चाहिए, ये चाहिए होता है हमें 500 mg से लेके 4000 mg में।
इतना डेली बेसिस पे अगर आप दे रहे हो तो वो इनफ है। ठीक है, ईपी एंड डीएचए दोनों मिला करके। अब ये बॉडी में करता क्या है, ये हमारी बॉडी में जो एचडीएल होते हैं ना, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उसको प्रमोट करता है। ठीक है, एचडीएल का आपको पता है, जिसको हम बोल रहे थे गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है आपकी बॉडी में, एचडीएल ये करता है, इसका एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम है बिकॉज इसकी डेंसिटी लो है, सॉरी हाई है। और दूसरा क्या करता है, आपकी बॉडी में प्लाक रिमूवल का काम करता है। ये जो प्लाक होता है उसको बनने नहीं देता, ये उसको रिमूव करने का काम करता है और उसको लेके जाता है आपके लिवर तक, ताकि लिवर उसको बॉडी से बाहर निकाल दे मेटाबोलाइज करके। ठीक है, तो जिससे होता क्या है कि आपका प्लाक रिमूवल होगा तो टेक्निकली एथेरोस्कल जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये काम में आता है। ओके, तो इस तरीके से आपके एचडीएल को ये प्रमोट करता है, और एलडीएल जो आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल बढ़े हुए हैं उनको कम करता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो एक तो हमें अपने को डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर अपने को ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओमेगा 3 फैट्स लिख दिया जो हमें ऐड करना है। हाँ, अर्नब बिल्कुल होता है, एएलए से आपकी बॉडी में, जो एएलए है वो आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट में ईपी एंड डीएचए फॉर्म करता है, ईपी एंड डीएचए को बनाता है। बट जो ईपी एंड डीएचए की फॉर्मेशन है ना बॉडी में, वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। समझ रहे हो, एएलए बिल्कुल सही बात है कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड अगर आप लोगे, यानी फ्लेक्स एसिड्स वगैरह लोगे, तो एएलए कुछ अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में ईपी एंड डीएचए में कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी ये कह लो कि खुद बना लेती है उसको एएलए की मदद से आपकी बॉडी में। बट वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है। ठीक है, इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं, और हमें इस कंडीशन में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से हेल्थ हमारी खराब है। ठीक है, चलो, ये हमने ओमेगा 3 की बात कर ली, ये हमें ऐड करना है। और उसके बाद फिर हमें ऐड करना है ऐसे सोर्सेज, ऐसे फूड सोर्सेज जो आपकी बॉडी में डाइलेशन को प्रमोट करते हैं, है ना। ट्रेनिंग वगैरह से भी थोड़ा बहुत अमाउंटों में वैसे डाइलेशन आपको मिलेगा। बट यहाँ से आपको ऐसे फूड सोर्सेज ऐड करने हैं जो आपके हाई इन आर्जिनिन है। सर अगर हेल्थ सही हो तो क्या रिकमेंड कर सकते हैं? हाँ हाँ, हेल्थ देखो, फिश ऑयल जो है या फिर आपका एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट है, ओमेगा 3 है, वो आपकी बॉडी में बहुत लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल हो पाता है, इसलिए उसको डाइटरी सप्लीमेंट माना गया है। वो नॉर्मल केसेस पे भी आप दोगे। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट मानते हैं उसको हम, मतलब हमारी डाइट से हमारे फुलफिल नहीं हो पाता वो मैक्सिमम, तो इस वजह से उसको हम डाइटरी सप्लीमेंट कंसिडर करते हैं, और वो हर किसी को दे सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इन लोगों के लिए ही सिर्फ जरूरी नहीं है, वो सबके लिए जरूरी है। बट इन लोगों के लिए वो कंपलसरी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो फूड रिच इन हाई, सॉरी, आपका जो ऐसे फूड जो आर्जिनिन में रिच हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाना है, मतलब उन्हें भी प्रोवाइड करना है बॉडी को। जैसे कि गार्लिक दे सकते हो, जिंजर वगैरह आपको ऐड करना है डाइट में, या बीट रूट है उसको ऐड करना है। तो ये सोर्सेज भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आर्जिनिन मिलेगा। और आर्जिनिन क्या है, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है, और हमारी बॉडी में क्या करता है वो, डाइलेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, किसका प्रिकर्सर होता है वो, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर होता है। अगर आप आर्जिनिन कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी में जाके वो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर से ही बेसिकली वो मूव कर रहा है। और वो इन रिटर्न हमें क्या मदद देता है कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो कि हमारे आप कह सकते हो वेसल्स के बाहर हैं, उन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो ब्लड वेसल है वो डायलेट करेंगी, खुलेंगी, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बेटर होगा, और आपका जो ये कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस वाला, वो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसी चीज भी प्रोवाइड करनी होगी डाइट के अंदर। या इसके अलावा भी आप इसका भी सप्लीमेंट आता है, वो भी आप ले सकते हो, बट सप्लीमेंट को मैं ये कहूंगा कि वो आप ऑप्शनल में रख रहे हैं हम सप्लीमेंट को। अभी आर्जिनिन का सप्लीमेंट जो है वो ऑप्शनल में रखते हैं अभी, बट आप दे सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो। अदरवाइज अगर आप फूड सोर्सेज भी सही कर लेते हो तो उससे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका विटामिन B3, जिसको हम बोल देते हैं नाइसिन। ठीक है, नाइसिन। अब ये विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, नाइसिन भी इसका केमिकल नेम होता है। अब ये है तो एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो कि जरूरी है, और ये हमारे फूड सोर्सेज में भी मिल जाता है आसानी से। बट इसका मेन काम ये होता है आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद करता है। दूसरा आपके जो ब्लड है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करता है, उसको सही रखने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन हो जाता है। इवन विटामिन B3 आपने देखा भी होगा, अगर आपके फैट लॉस सप्लीमेंट है या फैट बर्नर्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी नाइसिन होता है। इवन प्री वर्कआउट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, ब्लड फ्लो को सही रखता है। अगर ब्लड फ्लो सही रहेगा और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट रहेगी तो कंडीशन ठीक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो हमें ऐड करनी है। बाकी जो आपका डाइट है उसमें आपको वो जो मैंने आपको सेकेंडरी चीजें बताई हैं कि अवॉइड क्या क्या करना है, वो सारी चीजें तो आपकी सही रहने ही वाली हैं। ठीक है। उसके बाद आप ये भी ऐड करोगे कि आपको लेस अमाउंट यूज करनी है किसकी, अवॉइड की लिस्ट में एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि आपको लेस अमाउंट यूज करनी है सोडियम की। मतलब आपको सोडियम कम यूज करना है, एक्सेस में यूज नहीं करना। ठीक है, एक और चीज आपने ध्यान रखनी है। और अगर आप बाई चांस, मतलब ऑब्वियसली आप ऐड करना चाहोगे, अगर आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हो और आप ऐसा लगता है कि हाँ आप हर हर चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आप प्रोटीन वगैरह ऐड करना चाहते हो इन सोर्सेज से, तो ट्राई करो आप लीन सोर्सेज ऐड करो, होल चीजें मत ऐड करो। लीन सोर्सेज में जैसे कि एग वाइट्स ऐड कर लिया अगर करना ही चाह रहे हो। अगर चिकन ऐड करना चाह रहे हो तो चिकन ब्रेस्ट एम करो। ठीक है, चिकन ब्रेस्ट एम करो। डेयरी ऐड करना चाहते हो तो फिर आपका स्किम्ड मिल्क वगैरह ऐड करो। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको कुछ चेंजेस करने होंगे अपने डाइट में, ताकि आपका इंटेक ऑफ कोलेस्टेरॉल तो कम हो ही हो, साथ में आप ऐसे चीजें भी, ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करो जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काम कर सकें। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करा। ट्रेनिंग रेगुलर रखो, कैलोरी डेफिसिट बनाओ, और इस तरीके से अगर काम होगा तो प्रॉब्लम्स आपकी काफी जल्दी ठीक हो सकती है। ठीक है। नाइसिन आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। ये आपको मिलता है आपके वेजिटेबल्स में, आपके ग्रेन्स में। ठीक है, देखो एक तो ग्रेन्स में मिल जाएगा, चीज में मिल जाएगा, आपको इवन फ्रूट्स में मिल जाएगा ये। ठीक है, कुछ अमाउंट में ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस में तो आपके बनाना के अंदर भी होता है, आपके बाकी एग्स वगैरह के अंदर भी है। ठीक है, आपके पोटेटोज में भी है थोड़े बहुत अमाउंट में, होल ग्रेन्स में है ना आपके, इन सारे सोर्सेज में मिल जाएगा वो भी। ओके, तो ये हो गया आपका डाइटरी मैनेजमेंट। आगे चलते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट तो हो गया, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर फैट, जो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। उनका फंक्शन क्या है, ऑयल वगैरह का जो यूजेज है वो कैसे करना है, क्या हम ऑयल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो बातें भी जो है वो अभी डिस्कस करेंगे हम। देखो जो फैटी एसिड्स है ना, हम बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो फैट्स ही हैं। ठीक है, फैट्स किससे मिलके बना हुआ, कंपोज हुआ होगा कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलके। ठीक है, ये टेक्निकली जो फैटी एसिड्स हमें अवेलेबल हो रही हैं इनके अंदर भी यही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये आपके बॉन्ड से बना हुआ है।
बट डिफरेंस सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिएट ये होता है कि इनके अंदर ना जो इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे सैचुरेटेड फैट्स है ना, वो भी एक टाइप ऑफ फैटी एसिड ही है, अनसैचुरेटेड भी फैट है। बट मेनली सैचुरेटेड फैट्स में क्या होता है कि इसमें ना कोई भी तरह के डबल बॉन्ड नहीं होते प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कोई भी तरह का डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं होता। इसलिए क्या होता है, सैचुरेटेड अमाउंट में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में एक साथ होते हैं, बीच में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इन बिटवीन, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, आपके ऐसे फैटी एसिड आते हैं जहां पे आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये आपके प्रेजेंट होंगे इनके बीच में, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह दिया जाता है। अब अनसैचुरेटेड की क्लासिफिकेशन में दो फैटी एसिड्स आते हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड, एक पॉली अनसैचुरेटेड। देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। तो पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। मोनो अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, एक एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन दोनों के बीच में, बाकी आपका न्यूक्लियर होगा, मतलब सिंपली एक ही आपका बॉन्ड प्रेजेंट होगा पूरे कार्बन हाइड्रोजन एटम्स की चेन के अंदर। इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो मल्टीपल है या फिर सिंगल बॉन्ड है। बट सैचुरेटेड में नो बॉन्ड होगा, इसलिए ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। हालांकि ये भी फैट्स है और वो भी फैट्स है। अगर आप घी ले रहे हो तो वो भी एक तरह का फैटी एसिड है, हालांकि वो सैचुरेटेड है, तो एक ग्राम लोगे तो कैलोरीज 9 ही मिलने वाली है। समझ रहे हो, अगर आप घी भी ले रहे हो जो कि सैचुरेटेड फैट है, उसमें 1 ग्राम में भी 9 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप मान लो कोई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ले लो, चलो मान लो आप नट्स ले रहे हो, अब नट्स में भी अगर आप 1 ग्राम लोगे तो उसमें भी आपको 9 ही कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है जी, है दोनों ही फैटी एसिड हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, बस। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों फैट्स को अलग अलग पढ़ते हैं हम, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ठीक है जी, जैसे मान लो एक स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन में क्या है, एक एंड्रॉयड है और एक क्या है आपका आईओएस है। ठीक है, दोनों डिवाइसेस अलग हैं, दोनों में काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा वेरी अलग कर सकता है, बट अल्टीमेटली इस तरीके से ये भी फैटी एसिड ही हैं। एक में बस आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों दोनों ही फैटी एसिड्स आपके कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर से बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, फूड में कैसे आइडेंटिफाई करें। अब ऐसे खाने में तो नहीं देख सकते ना कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। तो वो तो फिर हमें कैसे पता लगेगा, कि अगर हम इसको होल चेक करें, है ना, या फिर अगर इसका एक बेसिक और तरीका है कि चीज जो चीज आपके रूम टेम्परेचर के अंदर हार्ड फॉर्म ले ले, वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर के अंदर हार्ड फॉर्म ले लेगी वो किस में आ जाएगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आ जाएगी। अब जैसे कि घी, बटर, चीज, और क्या है बताओ, कोकोनट ऑयल।
तो ये क्या है, ये आपके मेन सोर्स हैं। किसके मेन सोर्स हैं ये? मेन सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ क्या है, ये सैचुरेटेड फैट है जो हार्ड फॉर्म ले लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा ये हार्ड फॉर्म ले लेंगे, वो डालडा वगैरह जो होती है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी है। अब बाकी अगर अनसैचुरेटेड की कैटेगरी को समझें तो यहाँ पे मोनो एंड पॉली मिलते हैं आपको। पॉली के अंदर पहले ओमेगा 3 को देख लेते हैं। पॉली के अंदर ओमेगा 3 भी आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको लिनोलैनिक एसिड मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया था। ईपीए, डीएचए एंड एएलए, ये तीन एसिड मिलते हैं। ये मेनली अपने को कहाँ मिलते हैं? अगर टिपिकली ओमेगा 3 की बात करें, अगर सिर्फ ओमेगा 3 की बात करें तो ये अपने को कहाँ मिलते हैं? अपने को ये मिल जाएंगे नट्स के अंदर। अभी आप बोलोगे कि सर नट्स में कैसे, अभी तो आपने मना किया था। एएलए तो मिल रहा है ना उसके अंदर। एएलए तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड तो मिल ही रहा है। बाकी अगर ओमेगा 3 की दूसरी ब्रांच को देखें तो यहाँ पे आपका फिश हो गया, फिश ऑयल हो गया, ठीक है, आपके कोड लिवर ऑयल हो गया, और आपका एल्गे बेस्ड सप्लीमेंट हो गया। ठीक है, एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट क्या है? ये है आपका प्लांट बेस्ड सोर्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ईपीए एंड डीएचए, और इस तरफ वाले नट्स एंड सीड्स वगैरह से मिल जाएगा आपको ओमेगा 3 एएलए। तो टेक्निकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अगर हम ब्रॉड क्लासिफाई कर दें तो ये कह लो कि नट्स हो गया, सीड्स हो गए, ठीक है, अपना उसके बाद आपका जो कुछ टाइप ऑफ ऑयल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी मिलेगा, वो अभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा। और अपना और फिश है, फिश ऑयल है। ठीक है, अगर इसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर दें तो ये सारी चीजों के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नट से चाहे आपका वो पीनट्स लो, कैश्यूज लो, आमंड्स लो, वॉलनट्स लो, इनके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड की अमाउंट तो मिलेगी मिलेगी। बाकी फिश है, फिश ऑयल है, एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट है, वहां पे भी आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा जो कि आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर ही आने वाला है। अब पॉलीअनसैचुरेटेड के अंदर आपके ओमेगा 6 भी आते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, CLA, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। अभी कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड जो है ना, ये हमें कहाँ मिलता है? ये जनरली हमें सप्लीमेंटल फॉर्म में भी मिलता है फैट लॉस वालों में। ठीक है, ओमेगा 3 का नीड बताया तो था यार, 500 mg से लेकर के आपका 4000 mg तक, दोनों को मिला के, ईपीए एंड डीएचए दोनों को मिला के। ठीक है, इन दोनों को मिला के ओमेगा 6 फैटी एसिड में CLA भी आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, और जिसको फैट लॉस के नाम पे बहुत बेचा जाता है, आपने देखा भी होगा। ये अपने को मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। डेयरी में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एनिमल सोर्सेज जितने भी होंगे मेनली जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन उनके अंदर भी आपको मिलने वाला है CLA। एनिमल सोर्सेज जैसे कि आपका इवन शिप वगैरह के अंदर मिल जाएगा, गोट के अंदर मतलब मीट वगैरह के अंदर भी मिल जाएगा, डेयरी के अंदर तो मिलता ही है। तो CLA आपको इन सोर्सेज से मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको जो ओमेगा 6 की कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है CLA। और गामा लिनोलिक एसिड अगेन आपको जो है सीड से मिल जाएगा और टाइप ऑफ ऑयल से मिल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की भी ऐसा कोई कमी नहीं होती, ऐसे कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फूड सोर्सेज में बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉली अनसैचुरेटेड की क्लासिफिकेशन। मोनो की बात करें, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसको कई बार ओमेगा 9 भी हम कह देते हैं। तो ये हमें मिलता है हमारे ऑयल्स में बहुत आराम से। ठीक है, जो हमारे तेल वगैरह हैं उनके अंदर आपको बड़े इजीली मिल जाएगा, जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन से ऑयल यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के ऑयल्स आते हैं। ठीक है, और अगर हमें ऑयल को सिलेक्ट करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? फर्स्ट बात तो ये है कि भैया हम ऑयल को यूज कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये हमें परेशानी नहीं लेनी है कि यार हम ऑयल फ्री खाएं, ऑयल ना यूज करें, ऑयल खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 100 तरह की जो बातें हैं, पहले तो इसको ही हटानी पड़ेगी कि ऑयल का कंजप्शन जो है बिल्कुल सेफ है हमारी बॉडी के लिए, और हम कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये बात है कि लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उस ऑयल की। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो क्लियर हो गया कि घी
बटर और ये सारी चीजें जो हैं जो रूम टेम्परेचर में हार्ड हो जाती हैं वो सैचुरेटेड के अंदर आ गई। बाकी जो सारी चीजें हैं ज्यादातर वो अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाएंगी, उसमें भी मोनो एंड पॉली हो जाते हैं। पॉली के अंदर नट सीड्स, आपके कुछ ऑयल्स, आपके फिश और फिश ऑयल, वो सारी चीजें आपकी आ गई। ओमेगा 6 CLA वगैरह मैंने बता दिया, वो आपको किसके अंदर से मिलता है, डेयरी के अंदर से और एनिमल सोर्सेज के अंदर से। मोनो के अंदर आपके ऑयल्स आ जाएंगे, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, है ना, जितने भी अच्छे ऑयल्स हैं सब आ जाएंगे इसके अंदर। पहले आप डिस्कस कर लेते हैं ऑयल के बारे में कि इसकी क्या कहानी है, ठीक है, कैसे हम ले सकते हैं, कौन कौन से ले सकते हैं, वो सारी बात। सिलेक्शन ऑफ ऑयल। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई अगर सैचुरेटेड, सॉरी, अगर कोई भी ऑयल अगर रूम टेम्परेचर में लिक्विड रह रहा है ना है, और आप बोल रहे हो कि वो कोकोनट ही है, तो वो कोकोनट नहीं है पहली बात तो। ठीक है, पहली बात क्या हो गई कि वो कोकोनट ही नहीं है अगर वो आपको रूम टेम्परेचर के अंदर यानी ठंड वगैरह में भी लिक्विड फॉर्म में ही मिल रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अगर ऐसा है तो उसमें आपका केमिकल एजेंट्स का यूज हुआ है, केमिकल्स को ऐड किया हुआ है ताकि वो आपका रूम टेम्परेचर के अंदर हार्ड ना हो। ठीक है, ये रीजन है उसके पीछे। वरना अगर नेचुरल की बात करोगे, नेचुरल कोकोनट ऑयल की, तो वो आपका रूम टेम्परेचर में हार्ड होगा ही होगा, यही उसकी खास बात है। क्योंकि उसमें जो आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। तो अगर आप उसे ठंडे इन्वायरमेंट में रख दोगे तो वो कुछ ही समय में जम जाएगा, तो करना शुरू करोगे वो पिघल जाएगा। तो ये उसकी खास बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब कोई गड़बड़ी है, या तो कोई केमिकल एजेंट्स उसमें एडेड है, या तो वो कोकोनट ऑयल है ही नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑयल की। अब जब हमें ऑयल सेलेक्ट करना है ना, पहली बात हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको अलग से पहले ही कुछ पॉइंटर्स बना देता हूँ। फर्स्ट चीज जो हमें वहाँ पे देखनी है वो होगा उसका स्मोकिंग पॉइंट। क्योंकि जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई तड़का वगैरह लगाना है, जो कोई सब्जी बनानी है, दाल बनानी है। अगर इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सारी चीजें तो हम खाते हैं, है ना, दाल भी हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं, तो उसके लिए तेल चाहिए बनाने के लिए, तभी हम वो चीजें बना पाएंगे। अब स्मोकिंग पॉइंट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम खाने को बनाएंगे तो ऐसा तेल देखना पड़ेगा जो कि जले ना बहुत जल्दी, है ना, स्मोकिंग पॉइंट उसका देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है अपना रेशियो बिटवीन रेशियो बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, रेशियो बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट्स। चलो भैया ये भी पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट उसके अंदर देखना, उसके अंदर ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैट में कांटा लगा रहा हूं आगे, मीन्स नहीं होना चाहिए, ये भी देखना है। फोर्थ पॉइंट हमें देखना है कि हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे, इसके अंदर कौन सी प्रोसेसिंग यूज होती है, प्रोसेसिंग भी हम देख लेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने देखने हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, चलो घी के बारे में बताता हूँ, सबके बारे में बताता हूँ, बस आप थोड़ा सब्र रखो। सबसे पहले बात करते हैं स्मोकिंग पॉइंट से, इससे क्लियरिटी मिल जाएगी। स्मोकिंग पॉइंट के नाम पर हम घी का सबसे पहले देख लेते हैं, और सबसे पहले आप बोलोगे सर स्मोकिंग पॉइंट होता क्या है। स्मोकिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा, सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करूं तो ये कह लो कि आपका घी, आपका तेल, आपकी कोई भी चीज जलना शुरू हो जाती है, स्मोक करना शुरू कर देती है वो उसका स्मोकिंग पॉइंट है। समझ गए आप, जैसे मान लो आपने अपने कढ़ाई ली, यूटेंसिल लिया, उसमें आपने तेल डाल दिया, कोई भी XYZ आपने तेल डाला उसके अंदर, और वो XYZ तेल को आपने गर्म करना शुरू किया हीट पे।
ठीक है, नीचे आपने फुल फ्लेम कर दिया और उसको जलाना शुरू किया, मतलब हीट करना शुरू किया। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट हो सकता है 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, डिपेंड करता है कि वो ऑयल कौन सा है और आप कितना हीट दे रहे हो उसको। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लो 2 मिनट बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका जो ऑयल है ना उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, है ना, स्मोक निकलना शुरू हो जाए। आता है कि नहीं आता ऐसा पॉइंट? उसी पॉइंट को हम बोलते हैं स्मोकिंग पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपका तेल या जो पर्टिकुलर चीज है वो जलना शुरू हो जाता है। क्लियर होगी बात ये? समझ में आ गई? आप अगर खाना वगैरह बनाते हो घर पे तो आपको ये चीज पता होगी कैसा होता है। ओके। अब स्मोकिंग क्या है, क्यों समझना चाहिए इसको, वो जान लो। अब जितना कम स्मोकिंग पॉइंट होगा, मतलब जितना कम स्मोकिंग पॉइंट होगा तो वो उतनी जल्दी जलेगा, है ना। जैसे मान लो कि एग्जांपल देता हूँ आपको बटर का, है ना। बटर आप सबने देखा है, बटर कंज्यूम भी करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे। अब अगर आप स्ट्रीट फूड कंज्यूम करने जाते हो, बाहर की चीज खास करके, तो आपने देखा वहां पे बटर का यूज बहुत होता है। नोटिस किया आपने बटर का यूज? और अगर आप इसको कंपेयर करो, मान लो एक साइड पे मैंने मतलब ये दो यूटेंसिल लिए हुए हैं। एक साइड पे मैंने क्या लिख लिया, बटर को मैं डाल दिया हूँ कढ़ाई पे, ठीक है, वो यूटेंसिल में बटर को डाल दिया, और एक साइड में मैंने डाल दिया मान लो घी को, ठीक है। एक साइड घी, एक साइड बटर। अब मुझे ये बताओ कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका स्मोकिंग पॉइंट लो होगा, मतलब जो जल्दी जलना शुरू हो जाएगा, जिसमें जल्दी धुआं निकलना शुरू हो जाएगा? बटर। अगर आप मैं इसको सेम अमाउंट में भी, दोनों को मतलब सेम फ्लेम में भी जला रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो कौन सा जल्दी स्मोक पकड़ लेगा, जल्दी धुआं निकलेगा किससे? घी से या बटर से? अच्छा, दोनों आ रहे हैं ऑप्शन, घी भी आ रहा है बटर भी आ रहा है, मतलब कोई खाना नहीं बनाते। हाँ, बटर घी का ऑप्शन तो गलत हो जाएगा भाई। घी का स्मोकिंग पॉइंट तो बहुत अच्छा होता है, घी का स्मोकिंग पॉइंट अच्छा होता है, तो बटर होगा इसमें। इसीलिए तो ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो स्ट्रीट फूड में बटर यूज होता है। अब बटर, चलो वो एक बात भी है कि बटर जो है वो लेस एक्सपेंसिव है और घी एक्सपेंसिव ज्यादा है, ये भी एक रीजन है, बट सबसे बड़ा रीजन बटर का यही है क्योंकि बटर को आप जैसे ही डालोगे ना तो कुछ ही देर के अंदर स्मोक करना शुरू करेगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा उसमें से। ठीक है ना, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है। उसका स्मोकिंग पॉइंट होता है 190 सेंटीग्रेड, जबकि घी का 250 के आसपास है, तो घी का स्मोकिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है जो कि अच्छा माना गया है। ठीक है ना। तो एक बात आप याद रखना कि स्मोकिंग पॉइंट आपका जितना अच्छा होगा ऑयल का, तो वो अच्छी बात है, उसमें आप डीप कुकिंग, डीप फ्राइंग भी कर सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि आप जब खाना बनाओगे, एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, हम कोई बना रहे हैं सब्जी। अगर मान लो इस सब्जी बनाने के लिए, अब सब्जी तो काफी देर में टाइम लगता है सब्जी बनने में। अब सब्जी को जब अपने बनाना है, तो अगर आप मान लो उसे ऐसे ऑयल में बना रहे हो या बटर में बना रहे हो जिसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, जैसे मान लो बटर में बना रहे हो, 190 सेंटीग्रेड है इसका, तो अगर आप 190 सेंटीग्रेड्स के ऊपर निकल जाओगे, मतलब कुछ ही देर के अंदर क्या होगा, आपका जो ये बटर होगा ना वो जलना खुद से शुरू कर देगा, स्मोक करना शुरू कर देगा। जब वो स्मोकिंग करना शुरू कर देगा यानी जलना शुरू हो जाएगा, तो क्या वो आपके न्यूट्रिटिव वैल्यू, आपके फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू उसको रिटेन कर पाएगा? ये बताओ आप। वो तो आपका स्मोक करना शुरू कर दिया है, वो तो स्मोक करना शुरू कर दिया है। तो एक तो सबसे पहली बात क्या होगा, जो आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होगा वो एक तो खराब होने वाला है, क्योंकि जो आपने चीज उसके अंदर यूज करी थी खाना बनाने के लिए, वो तो खुद स्मोक करनी शुरू कर दी है, वो तो उड़ना शुरू हो गया स्मोक करके, जल के। और दूसरी बात क्या है कि जब वो जलता है, जब होता है, तो स्मोकिंग में वो काफी सारे फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करता है।
ठीक है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो चुका है और वो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा आपके फूड में। तो आपका जो खाना होगा, आपका खाना बन तो जाएगा, बट वो उतना हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, आपके फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और लॉन्ग रन में इसको क्या माना गया है, इसको कार्सिनोजेनिक माना गया है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, क्योंकि जो आपने घी था, वो आपका, सॉरी, आपने बटर यूज किया था खाना बनाने के लिए, वो डीप फ्राइंग या डीप कुकिंग के लिए यूज होगा। उसे काफी देर तक आप कुक करते रहोगे, और जब उसे बहुत देर तक आप कुक करते रहोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो स्मोक है वो स्मोक बनेगा, स्मोकिंग पॉइंट से भी ऊपर क्रॉस कर गया, क्योंकि देर तक बनाना है उसको हमें। देर तक जलेगा तो स्मोक को पकड़ेगा, स्मोक पकड़ेगा तो आपकी बॉडी, जो आपका फूड का न्यूट्रिशन प्रोफाइल, उसे तो खत्म करेगा ही करेगा, और साथ में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक तो आपके लिए, जो आपके आपके एक तो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग के लिए भी सही नहीं है आपको। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई तड़का वगैरह लगाते हैं, अगर आपको ऐसी चीजें आती हैं, मतलब जब आप ये जलाते हो, जब ये जलता है बेसिकली तेल, तो उससे बहुत स्मोक निकलती है। और वो जो स्मोक होती है, ऐसे पेशेंट को, एस्थमेटिक पेशेंट को, या जिनकी इरिटेशन होती है नोज में, है ना, साइनस वगैरह की कंडीशन होती है, उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है इस स्मोक से, क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो एक तो आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है ये, चलो वो तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, मान लेते हैं। बट आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब इस खाने को आप खाओगे तो इसमें आपकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और साथ में फ्री रेडिकल्स भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी में कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, कार्सिन आपके कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्लाक फॉर्मेशन के लिए भी प्रमोट करता है, और ये भी आपके ऑक्सीडेंट्स के लेवल को बढ़ाता है बॉडी में। तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है बेसिकली, मान लो ये। ठीक है ना, ये चीजें आपको मिलने की जब आप ऐसे चीजों के साथ खाना बनाने की कोशिश करोगे। समझ गए आप? तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपको खाना बनाना है तो आप ऑयल का यूज करोगे, वही है बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये तो चलो हमने बात करी बटर की। ठीक है, बटर की, जिसका स्मोकिंग पॉइंट 190 के आसपास होता है। अभी पहले मैं आपको स्मोकिंग पॉइंट लिख देता हूँ सबके। बटर का 190 के आसपास हो गया। घी का स्मोकिंग पॉइंट बड़ा अच्छा होता है, घी का 250 के आसपास होता है, 250 के आसपास। बाकी ऑयल का लिख देता हूँ, जैसे मस्टर्ड है उसका लिख देते हैं 252 के आसपास इसका होता है। ऑलिव की बात कर लेते हैं, ऑलिव में बहुत सारे आपके अलग अलग डिफरेंस आते हैं, क्योंकि इसके जो फिल्ट्रेशन है उसमें डिफरेंस आते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन आता है, वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, ऐसे ही काफी सारे आते हैं। बट ऑन एन एवरेज इसका 200 के आसपास होता है, ठीक है, 195 के आसपास होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आपका कैनोला की अगर बात करें, कैनोला ऑयल, इसका होता है 232 के आसपास। ठीक है, राइस ब्रान ऑयल की बात करें अगर, इसका भी आपका 240 के आसपास होता है। तो ये ऑयल्स हो गए। ठीक है, अब ऑयल का आप देखोगे तो ये एक तरीके से सही है स्मोकिंग पॉइंट। मस्टर्ड का तो बहुत अच्छा है, कैनोला का भी अच्छा है, राइस ब्रान का भी अच्छा है। तो ये क्या है, आपके डीप कुकिंग के लिए यूज हो सकता है। डीप कुकिंग का मतलब क्या है, जो तो लंबे समय तक खाना बनता है, जैसे कि दाल हो गई आपका, सब्जी हो गई, है ना, ये आप देर तक बनाते हो आप। ठीक है, ये देर तक बनाते हो। कोकोनट का भी ठीक है, कोकोनट का भी 200 के आसपास है, 200 प्लस है उसका भी। बट कोकोनट ऑयल सही नहीं है कुकिंग के लिए। समझ रहे हो आप? कुकिंग के लिए ठीक नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्यों, सब बताता हूँ आपको कि सैचुरेटेड फैट्स वाली जो चीजें होती हैं वो डीप कुकिंग के लिए क्यों ठीक नहीं होती। ठीक है, ऑयल को ही यूज करना है मेनली, जो ये नीचे बताएं ये डीप कुकिंग के लिए अच्छे हैं। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि घी हो गया या आपका कोकोनट ऑयल हो गया, आपका बटर का तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, बटर का तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि उसका तो स्मोकिंग पॉइंट ही बहुत कम है, तो वो तो आपकी डीप कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए ज्यादातर अच्छा ही नहीं है। वो तो रीजन ही बता दिया, वो तो पहले ही जलना शुरू हो जाएगा, डालोगे आप जलना शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक क्या बनाओगे खाना उसमें। बना भी दोगे तो वो खाना ठीक नहीं है, मैंने बता दिया। बट अगर मान लो आप कोकोनट का यूज कर रहे हो, कोकोनट ऑयल का जो है ना वो स्मोकिंग पॉइंट ठीक ठाक है। घी का भी स्मोकिंग पॉइंट अच्छा है, घी का तो बहुत अच्छा है स्मोकिंग पॉइंट, 250 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा स्मोकिंग पॉइंट माना जाता है डीप कुकिंग के लिए। अब अभी एक चीज हमने बोली कि अगर स्मोकिंग पॉइंट अच्छा हो तो हम डीप कुकिंग या लंबे समय तक कुकिंग को जो है ना वो पॉसिबल होती है और हमारे लिए अच्छी हो सकती है।
बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि घी का सेंटीग्रेड अच्छा होने के बावजूद, घी का स्मोकिंग पॉइंट अच्छा होने के बावजूद भी हम इसको डीप फ्राइंग के लिए या लंबे समय तक कुकिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है, हालांकि जब घी को आप यूज करोगे तो इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल आपकी जो रहेगी वो इंटैक्टेड रहेगी, वो इतनी जल्दी बर्न आउट नहीं होने वाली, क्योंकि घी के साथ जो आप बनाते हो आपने देखा भी होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है खाने का, और आपका भी नहीं है इतनी जल्दी, जो कि सही बात है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होता है घी के अंदर जो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स है ना, जो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स है। अब जब आप सैचुरेटेड फैट्स को बर्न करते हो या जलाते हो, स्मोक करते हो, तो होगा क्या है, इसकी स्मोक जो है वो बहुत डेंजरस होने वाली है लॉन्ग रन में। क्योंकि जब ये जलेगा, क्योंकि घी क्या है आपका, हाई इन सैचुरेटेड फैट्स है, घी हाई इन सैचुरेटेड फैट्स है। तो जब ये स्मोक करेगा तो ये अपनी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को छोड़ना शुरू कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और क्या होगा, जब ये बहुत ज्यादा स्मोक करने वाला है तो ये आपकी बॉडी में ये ऑक्सीडेंट्स को रिलीज करेगा, बेसिकली आपके फूड में ऑक्सीडेंट्स को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है ना वो खराब हो सकती है। और ये सबसे बड़ा रीजन माना गया है आपकी बॉडी में प्लैक फॉर्मेशन का। ठीक है, क्योंकि जब आपका जो सैचुरेटेड फैट्स है उसको आप अगर बहुत देर तक जलाओगे ना, तो वो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत सही नहीं है। ठीक है, वो आपके ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करेगा वहां से, और वो आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। तो बेसिक बात ये होगी कि एक तो आपको हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फूड्स वाली चीजों को आपको खाना बनाने के लिए यूज नहीं करना है, डीप फ्राइंग के लिए यूज नहीं करना है, ज्यादा लंबे समय तक कुकिंग के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर करोगे तो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होगा, ऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, और वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम कर सकते हैं। सबसे पहले घी वगैरह तो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर हम बात करें, और कोकोनट ऑयल का भी सेम है, ठीक है। बट ऐसे तो हमने बोल दिया कि डीप फ्राइंग वगैरह के लिए ठीक नहीं है, चलो घी है ना, हाँ, भले ही उसका स्मोकिंग पॉइंट अच्छा हो। तो फिर इसको कैसे यूज करें? तो हम क्या घी खा सकते हैं? स्मोकिंग के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं, पर वैसे खा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, कि हम भले ही घी को अपने तेल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब उससे हम खाना नहीं बना सकते लॉन्ग रन में, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेंट्स के डेवलपमेंट बढ़ेगी जब वो जलेगा, जब उसको आप डीप फ्राइंग करोगे। बट जब आप उसको अकेले कंज्यूम करोगे, माने कि कैसे यूज करोगे, गार्निशिंग वगैरह के लिए, या चपातीस के ऊपर, या अपने दाल बना ली, दाल के ऊपर आपने ऐड कर दिया उसे हल्का सा, तब इस तरीके से ऐड करोगे तो उस रहे हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत जबरदस्त हैं। और इवन आपके घी के अंदर तो एक ऐसा एसिड होता है जिसे बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड, जो सबसे जबरदस्त फैट्स माना गया है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। मतलब घी हमारे इम्यून इम्यून सिस्टम को भी बेटर रखने का काम करता है, हमारी जॉइंट हेल्थ को भी अच्छा रखने का काम करता है, और इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होते हैं उसको कम करते हैं, और आपकी रिकवरी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त है अगर आप घी को खाओगे। पर किस तरीके से खाना है? सही तरीके से खाना आना चाहिए। सही तरीका क्या है उसका? सही तरीका हुआ है भैया, आपकी मर्जी, आप कैसे भी खा लो, बस उसको क्या करो, पका के मत खाओ उसको, है ना, उसको जला के मत खाओ। कि ऑलरेडी आप उसके खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो उसमें, नहीं, सब्जी बना ली है फिर अलग से ऐड कर लो। समझ रहे हो बात? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, कि घी को खाने का तरीका क्या होता है। जल्दी बताओ, यस और नो। क्लियर है ये बात? सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया आपको उसको सब्जी बनाने के लिए यूज नहीं करना, बस।
वैसे खा लो अगर खाना है तो। चपाती के साथ, राइस में हल्का डाल दिया, दाल में थोड़ा डाल दिया, वो आपके आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है इवन आपके लिए। चलो, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें पता लग गया कि यार घी हो गया, बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये चीजें हमारे कुकिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है, वैसे अगर खाना चाहते हो तो खा लो। और घी तो बहुत अच्छा है अगर आप वैसे खाते हो तो। इवन आयुर्वेदिक स्टडीज में भी उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स माने गए हैं, और थेराप्यूटिकली वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी हीलिंग को बहुत सपोर्ट करता है घी। तो वैसे थोड़ा बहुत खा रहे हो, एक आध चम्मच, दो चम्मच भी चलेगा पूरे दिन के अंदर, अगर आपका एक्टिविटी फैक्टर अच्छा है तो दो दो तीन चम्मच भी खा लोगे पूरे दिन के अंदर, दो तीन स्पून भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्सरसाइज का लेवल अच्छा है तो। ठीक है, और इवन उसके हेल्थ बेनिफिट्स ही होंगे, कोई नुकसान तो नहीं होगा। ओके, बाकी आप उसे उसकी तरह मत खाना जो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि यार ऑयल यूज करना पड़ेगा हमें, है ना, कुकिंग के लिए। अब ऑयल में सबसे पहली बात तो स्मोकिंग पॉइंट देखी जाएगी। स्मोकिंग पॉइंट के नाम पे मैंने अभी बताया था आपका, मस्टर्ड भी जबरदस्त है, कैनोला भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अपना राइस ब्रान भी अच्छा है, ये भी बिटर ऑयल है, इसका भी स्मोकिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त है। तो ये तीन ऑयल हमें बड़े अच्छे तरीके से आपके स्टैंड होते हैं। इवन ऑलिव का जो है ना, ऑलिव को क्यों अच्छा और क्यों बुरा कहा जाता है, दोनों चीजें बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि हर चीज हम बात करते हैं सब, कभी भी हम एक चीज को ना सबसे ऊपर बिठा देते हैं कि बहुत अच्छा है या बहुत गंदा है, ऐसा नहीं होता। हर किसी के कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, मैंने स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ आपको। ऑलिव में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ऑलिव का स्मोकिंग पॉइंट बड़ा बेकार है। इसका स्मोकिंग पॉइंट की वजह से इसको बहुत ज्यादा हम क्या कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट 200 के पास होता है। मतलब पहली बात तो ये, अगर ऑलिव ऑयल को आप यूज करो तो ट्राई करो कि जो आप इंडियन मील्स, जो हमारा इंडिया का खाना बनता है ज्यादातर आप देखो, तो बहुत कम टाइम में नहीं बनता। उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा, आपने देखा है ना, आपकी सब्जियां बनती है, टाइम लगता है। तो ऐसा फूड बनाने के लिए, जिस फूड को बनाने के लिए टाइम लगेगा या आपको ज्यादा लंबी कुकिंग करनी पड़ेगी, उधर पे ऑलिव ऑयल सुटेबल नहीं होगा। पहले ही क्रॉस कर दिया मैंने। क्योंकि पता है स्मोकिंग पॉइंट सबसे बड़ा एक रीजन है उसका, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बनाओगे तो स्मोक ऑलिव जलना शुरू हो जाएगा, ऑलिव ऑयल, और वो क्या करेगा, आपके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को खराब करेगा, और आपके इंटैक्टेड नहीं रहेंगे न्यूट्रिएंट्स। आपके न्यूट्रिशन जो होगा वो डिसअपियर, आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा जलना शुरू हो गया आपका जो खाना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलिव का स्मोक बहुत जल्दी है, स्मोक जल्दी पकड़ता है वो। अब दूसरी बात ये है कि चलो ये बात तो समझ में आ गई, मतलब अगर हम लो फ्लेम कुकिंग वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक कुकिंग नहीं करते हैं, तो चलेगा ऑलिव, तो बेस्ट है ऑलिव। तो उस कंडीशन में तो ऑलिव हो जाएगा हमारे लिए बेस्ट। अब बेस्ट क्यों है, अच्छा क्यों है, वो भी सुन लो, बुरा क्यों है वो तो मैंने बता दिया। अच्छा इसलिए है क्योंकि जो सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे दिखता है, रेशियो बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, उस पॉइंट में ये बहुत ऊपर निकल जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो पॉली अनसैचुरेटेड की जो अमाउंट होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त है, जो कि आपके मस्टर्ड के अंदर भी नहीं है इवन। ठीक है, इसमें देखो अगर सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की अमाउंट की हम बात करें ऑलिव के अंदर, तो सैचुरेटेड की अमाउंट तो है, ऑब्वियसली आपका 10% के आसपास है। मतलब अगर आप करीबन करीबन 100 ग्राम के आसपास ऑलिव की बात कर रहे हो, तो 100 ग्राम में करीबन करीबन आपका 12 से लेके 15 ग्राम तक का आपका सैचुरेटेड फैट मिलता है। 100 ग्राम, 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो करीबन 10%, 10 to 15% सैचुरेटेड फैट्स आपको मिलेगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं। अनसैचुरेटेड फैट्स की बात अगर आप कर रहे हो, तो इसमें बहुत जबरदस्त मिलेगा, और दोनों की प्रोफाइल जो है, मोनो की बात करें अगर, मोनो एंड पॉली, तो पॉली आपको करीबन करीबन कितना मिल जाता है आपको यहाँ पे, 50 से लेके 60 ग्राम्स के आसपास। और मोनो कितना मिल जाता है आपको, 20 से 30 के आसपास। तो भैया ये जो प्रोफाइल है ना, ये बहुत अच्छी है। क्योंकि जब भी हम कोई ऑयल फाइंड करते हैं, मैंने आपको यही पहले तो बता दिया कि हमें जो कुकिंग, डीप कुकिंग के लिए यूज करना है, हमें सैचुरेटेड नहीं यूज करना है। क्योंकि सैचुरेटेड क्या होता है, वो ऑटो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है जब उसको जलाते हैं हम काफी ज्यादा। इसीलिए तो हमने कोकोनट को, बटर को, घी को उतना अच्छा नहीं माना है ना डीप कुकिंग के लिए। एक तो स्मोकिंग पॉइंट भी रीजन था, दूसरा सैचुरेटेड फैट भी रीजन था। ठीक है ना।
बट इस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड का अमाउंट बहुत कम है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, पॉली एंड मोनो की जो आपका रेशियो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे ऑलिव के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको नेगेटिव भी बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया, और किस समय पे आप इसे यूज कर सकते हो, लो फ्लेम कुकिंग वगैरह के अंदर, तो ये अच्छा हो जाएगा अपना। ठीक है, रेशो के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर बात करें मस्टर्ड की, भाई मस्टर्ड भी बहुत सुपीरियर ऑयल है, बहुत जबरदस्त ऑयल है। ठीक है, इसके अंदर भी दोनों चीजों को अगर हम देखें, चाहे वो आपके सैचुरेटेड की बात करें और अनसैचुरेटेड की बात करें, तो इसमें ऑलिव से भी कम सैचुरेटेड फैट है मस्टर्ड के अंदर। ठीक है, इसमें 10 ग्राम के आसपास मिलेगा आपको, 10 से 12 ग्राम, जबकि ऑलिव के अंदर आपको 14 से 15 ग्राम मिल रहा था 100 ग्राम के अंदर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की प्रोफाइल भी बड़ी जबरदस्त है इसके अंदर। इसमें मोनो थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं आपको, मोनो आपको मिल जाएंगे 35 to 40 के आसपास, और पॉली जो होंगे वो आपको कितने मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे आइडियली 46 44 के आसपास मिल जाएंगे। तो प्रोफाइल के मामले में मस्टर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, इसका स्मोकिंग पॉइंट भी जबरदस्त है, इसका स्मोकिंग पॉइंट भी एक नंबर है। तो भैया ये ऑयल भी हमारे लिए काफी जबरदस्त हो जाता है, अगर हम इसे लेना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत, 1% भी दिक्कत नहीं है हमारे लिए। समझ गए आप। ये भी अच्छा ऑयल है क्योंकि इसमें रेशो बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट भी जबरदस्त बन गई, स्मोकिंग पॉइंट भी जबरदस्त बन गया। ठीक है, ट्रांस फैट तो होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजनेशन नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो भी बात ठीक हो गई। तो ये भी ओके ओके ऑयल है, इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी राइस ब्रान हो गया, ऑलिव हो गया, ये भी अच्छे हैं, इनका भी सब कुछ सही है, बेटर है। ठीक है। फैटी लिवर है अगर किसी को, हाँ 1 टेबल स्पून रॉ घी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में उसको यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी चीजों को कंट्रोल करो, घी थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। ओके। तो ऐसे ही आपका राइस ब्रान भी ठीक है, उसके अंदर भी कंटेंट अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है उसकी, पॉलीअनसैचुरेटेड की, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या कैनोला भी यूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी यूज कर लो। बस स्मोकिंग पॉइंट के मामले में देखें तो मस्टर्ड सबसे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ रेशियो बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की, तो उसके मामले में अगर देखें तो ऑलिव भी काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलता है। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे लिए अवेलेबिलिटी मस्टर्ड की ज़्यादा अच्छी है, हमारे उधर अवेलेबल भी होते हैं मस्टर्ड, ग्रो किए जाते हैं, और मस्टर्ड की प्रोडक्शन में इंडिया बहुत ऊपर है वैसे ही। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिकली मस्टर्ड भी मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, सस्ता मिल जाएगा। तो और हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको यूज़ करने में। हाँ देखो, इसके बारे में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो यूरेसिक एसिड के बारे में बात करी जाती है ना, यूरेसिक एसिड के बारे में बात करी जाती है कि एक एसिड है जो कि हमारी बॉडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। भैया ये जो है ना, टेस्ट जो हुए हैं, इस पे मल्टीपल स्टडीज हुई नहीं है। ठीक है, इसमें मल्टीपल स्टडीज हुई नहीं है, और ये स्टडीज कहाँ पे कंडक्ट हुई है, स्टडीज जो कंडक्ट हुई है ज्यादातर एक दो स्टडीज की बात बोली जाती है, जब जबकि स्टडी यूएस में कंडक्ट हुई है, और इसका कोई ह्यूमन ट्रायल हुआ ही नहीं है। मतलब इंसान पे इसका टेस्टिंग ही नहीं हुआ, ये टेस्ट पता है किस पे किया गया है, रैट्स पे। रैट पे टेस्टिंग हुई है इसकी, यानी कि रैट को कंज्यूम करवाया गया है ये ऑयल ज्यादा अमाउंट में, मस्टर्ड ऑयल, और उसकी हेल्थ को जब देखा कुछ समय के बाद, तो उसकी हेल्थ थोड़ी खराब हुई, डिटोरिएट हुई। जिससे पता, इससे लगाया गया कि इसके अंदर जो यूरेसिक एसिड होता है वो आपके हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। बट ह्यूमन स्टडी तो है ही नहीं, ह्यूमन ट्रायल्स तो है ही नहीं, मतलब इंसान पे तो ट्रायल ही नहीं हुए इसके। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात ये हुई कि जो यूरेसिक एसिड होता है ये आपकी बॉडी में, जब हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं और जब हम कुकिंग यूज करते हैं, तो यूरेसिक एसिड उसमें काफी हद तक खत्म हो जाता है, ना के बराबर मिलता है हमें। ठीक है, जब हम उसे फिल्टर करते हैं। तो बात यहाँ पे ये आई, पहली बात तो यूरेसिक एसिड अगर है तो वो बहुत कम है मस्टर्ड के अंदर, ना के बराबर है जब हम उसे कुकिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके कोई ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है, ह्यूमन इंसान पे कभी स्टडीज ही नहीं हुई इतनी इसकी, तो फिर कैसे इसको हम सच मान ले। तीसरी बात, अगर मान भी लेते हैं चलो कि मस्टर्ड बहुत खराब है, मस्टर्ड से ही सब दिक्कतें हो रही हैं,
तो भैया हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, या जो बहुत पहले से मस्टर्ड, अभी से थोड़ी आया मस्टर्ड, मस्टर्ड तो बहुत पहले से यूज हो रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और पहले अगर आप लोगों की हेल्थ देखो, वो तो बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी मस्टर्ड ऑयल लेने के बावजूद भी। वो कैसे हो गई? तीसरी बात, चौथी बात एक और मैं ऐड कर दूं, कि अगर ऐसा है, चलो यूरेसिक एसिड से मान लेते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आपको जो आपको मान लो कि आपका हेल्थ खराब हो रही है, आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो बन रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ होता भी है, तो भैया यूएस में तो, जो यूएस है, वहां पे तो इसको बैन किया गया था, शुरुआत में ही बैन कर दिया गया था। तो वहां पे क्या एथेरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम नहीं है? वहां पे क्या जो है ब्लड प्रेशर का दिक्कत नहीं है? वहां पे क्या ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां है, इधर से ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे। तो अगर मान लो अगर ऐसा ना होता, मतलब अगर मस्टर्ड की वजह से ऐसा हो रहा होता, तो इसका मतलब वहां तो कोई प्रॉब्लम में होता ही नहीं। समझ में आ रही है बात बात आपको? यहां से ज्यादा बुरा हाल है उनका, इंडिया से ज्यादा बुरा हाल है यूएस का, अगर हम बात करें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ इंश्योरेंस है, वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, हर किसी का इंश्योरेंस है, वो सारी बातें अलग है, मेडिकल फैसिलिटीज और बाकी चीजों के लेके वो अच्छी है भले ही, बट स्टिल उनका नंबर बहुत ज्यादा है हमसे इन प्रॉब्लम्स के अंदर। अब हम बात करेंगे सर नंबर्स में, तो हम दिखते हैं आगे, नंबर्स में तो ऑब्वियसली हम देखेंगे भैया, पॉपुलेशन ही हमारी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन हम सबसे ऊपर हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात, उनके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज का प्रावधान है, या फिर कह सकते हो कि वहां पे हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, सबका इंश्योरेंस रहता है। तो नो डाउट फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से और दो तीन चीजें और बेटर होने की वजह से ये नहीं हो जाता कि आप जो भी कहोगे वो सही हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑलिव की ज्यादा है, तो ऑलिव वहां पे उनके लिए ज्यादा बेटर माना जाता है। और दूसरी बात ये, इसमें फंडेड स्टडीज भी करवाई जाती हैं ताकि अपनी चीजों को बेचा जाए, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ऑलिव का काफी ज्यादा है। अब वो क्या करते हैं, ऐसी कुछ स्टडीज बना देते हैं, कुछ स्टडीज कर देते हैं ताकि लोगों को दिमाग में ही डाल दें कि भैया इसी से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसको बंद कर दो और सिर्फ आप ऑलिव ही लेते रहो। फिर ऑलिव ही बेचा जाएगा। अब ऑलिव के 100 तरह के, पहले तो ऑलिव एक्सपेंसिव हमें मिलेगा क्योंकि भाई अपने उधर इतना नहीं है उसकी अवेलेबिलिटी, वहां से हम उसको मंगाएंगे, 100 तरह के टैक्स लगेंगे और वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है। अब हम हो गए ऑलिव पे डिपेंडेंट, तो मस्टर्ड कहाँ जाएगा? ठीक है, उन्होंने तो अपने वहां मस्टर्ड बंद कर दिया कि ऑलिव मस्टर्ड बिकेगा ही नहीं वहां पे। उन्होंने घी को भी बंद कर रखा है, वो कहते हैं घी से भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और हार्ट अटैक का नंबर देखो वहां पे, एथेरोस्क्लेरोसिस का नंबर देखो, हेल्थ प्रॉब्लम्स का नंबर देखो, बहुत बुरा हाल है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कंप्लीटली कि मस्टर्ड कोई प्रॉब्लम है, मस्टर्ड एक अच्छा ऑयल है जिसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो ये बात भी हमने कर लिया, और आगे चलते हैं। हाँ, पीनट ऑयल भी ठीक है यार, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। उसके बाद आता है आपका ट्रांस फैट। देखो ये एक ऐसा फैट है, ट्रांस फैट एक ऐसा फैट है जो इतना ज्यादा डेंजरस है, जिसको इंडस्ट्रियल फैट भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? इंडस्ट्रियल फैट। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये आपके इंडस्ट्रीज में ही यूज हुआ जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपके फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर जो कंपनीज होती हैं, यहाँ पर ये ट्रांस फैट का डेवलपमेंट करती हैं। अभी ट्रांस फैट कैसे बनता है? एक तो सबसे पहले तो हाइड्रोजनेशन से बनता है, जिसको हम बोल देते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल। आपने देखा होगा, आपके फूड जो चीजें दिखती हैं हमारे से, चिप्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, बिस्किट्स दिख रहे हैं, या जो पैक्ड आइटम्स दिखते हैं, उन पैक्ड आइटम्स के अंदर आपको क्या दिखता है? वहां पे आपको दिखा था हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज्ड, हाइड्रोजनेटेड ऑयल या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वहां पे आपको दिखता है कि भैया ये चीज हमने यूज करी हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल का मतलब ऐसा ऑयल जिसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक्सेसिवली पास करा जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये क्यों कराया जाता है पास इसके अंदर? क्योंकि इससे जो आपके फूड प्रोडक्ट होता है उसकी लॉन्जेविटी बढ़ती है, मतलब वो खराब नहीं होता इतनी जल्दी। ठीक है, और तीसरी बात, इसी की वजह से ट्रांस फैट की डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा इसके अंदर आते हैं। अब ट्रांस फैट एक टाइप ऑफ ऐसा फैट है जो कि हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है, और हमारे
जो प्लैक फॉर्मेशन की बात करते हैं, हार्ट अटैक्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा रीजन यही होता है उसके पीछे, ट्रांस फैट। और इसको बहुत सारी कंट्रीज ने तो बैन कर दिया है। ठीक है, और इसका टोटल इंटेक मतलब 1% भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इसका टोटल इंटेक 2 ग्राम के आसपास होना चाहिए, इससे इससे ज्यादा होगा तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट आप देखो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में तो भर भर के है ये। ठीक है ना, आप जो पैक्ड आइटम्स ले रहे हो उसमें तो भर भर के है ये। सबसे पहली बात, जो हम ले रहे हैं मतलब चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, बिस्किट्स हो गए, इन सब के अंदर है, क्योंकि जो बिस्किट्स बनेंगे, चिप्स बनेंगे, किस में बनाए जाएंगे बताओ ये। ये बताओ। चलो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का यही है कि हम लोग अपने जो बेस्ट चीजें होती हैं उन बेस्ट चीजों को तो इग्नोर करे जा रहे हैं। हमारी बेस्ट चीजें क्या थी, जो हमारे कल्चरल चीजों से या पहले हिस्ट्री से चलते आ रही है, जो अच्छी चीजें थी, वो थी घी, वो था आपकी सब्जियां वेजीज, वो थे आपके फ्रूट्स, है ना। इन सब चीजों को तो चलो हम बोल दे रहे हैं कि बेकार है, ये घी तो वैसे ही बेकार कर दिया हमने, मस्टर्ड ऑयल को हमने बेकार मान लिया। ठीक है, पर हम जा किस पे रहे हैं, पैक्ड आइटम्स पे। अभी पैक्ड आइटम्स सबसे जल्दी बाहर से आई हुई हैं। और चलो, ये जो जितनी भी कंपनीज है, क्या यहाँ की कंपनीज हैं, बाकी जो जितनी भी आपको देखती हैं कंपनीज, ये यहाँ की कंपनीज हैं क्या सबसे सारी की सारी। और सबसे पहले जो कंपनी का भी छोड़, चलो इंडिया की या बाहर की कहीं की भी है, पर मेन तो देखो देख इसके अंदर, या कुरकुरे बिस्किट जितने भी है पैक्ड आइटम्स, उनके अंदर मिलता क्या है। उसके अंदर सबसे पहले तो मिलेगा आपको मैदा। ठीक है, रिफाइंड फ्लावर सबसे पहले तो मिलने वाला है। दूसरी बात क्या मिलेगा, उस मैदे को भर भर के उसके अंदर होगा सोडियम। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम। तीसरी बात उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसको किया जाएगा डीप फ्राई। और वही फ्राई जो डीप फ्राइंग होगी, वो पता है किसमें, कौन से ऑयल में होगी, सबसे बेकार ऑयल में, सबसे रिफाइंड ऑयल में, हाइड्रोजनेटेड ऑयल में उसकी जो है ना कुकिंग होने वाली है, उसकी डीप फ्राइंग होने वाली है। जैसे कि आपका पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सबसे बेकार ऑयल होते हैं ये, डाल्डा वगैरह हो गया, इनके अंदर इसको डीप फ्राई किया जाएगा। डीप फ्राई माने, क्योंकि भैया जब हम ये चीजें खा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, वो क्रिस्पीनेस चाहिए ना। हम बोलते हैं यार क्रिस्पी होना चाहिए। बिस्किट अगर क्रिस्पी ना हो तो क्या मजा आता है, वैसे ही अगर चिप्स अच्छा क्रिस्पी ना हो, उसमें क्रिस्पीनेस ना हो तो क्या मजा आएगा, नहीं आएगा, हम नहीं खाएंगे उसको शायद। तो वो क्रिस्पीनेस मेंटेन करने के लिए भी ये क्या करते हैं, उसको इस ऑयल में काफी ज्यादा लंबे समय तक क्या करते हैं, उसको फ्राई करते हैं। तो भैया हमारे पास जो चीजें आई, वो आई एक तो मैदे से भरी हुई, दूसरा उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम, तीसरा वो भर भर के उसमें फ्राई किया हुआ है, जिसको एक्सेसिव फ्राई करने की वजह से, ज्यादा हीट करने की वजह से, अब देखो वो तेल लिया गया होगा पाम, जो आपका पाम ऑयल है, बहुत ज्यादा बड़े कंटेनर्स के अंदर, उसके अंदर वो सारे जो चिप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं वो डाल दिए, उसको फिर हाई फ्लेम में कुक किया जा रहा है। अब उसी ऑयल के अंदर देखो कितने टाइम तक वो, सबसे पहले तो वो ऑयल कितनी देर तक जलता रहेगा। पहली बात तो वो ऑयल ही ठीक नहीं है, और वो ऑयल कितनी देर से बर्न होता रहेगा, क्योंकि उसमें कितने सारे चिप्स बनने हैं। समझ रहे हो आप, उसी के अंदर आपके पूरे सुबह से लेकर शाम तक उसी ऑयल के अंदर चिप्स बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ऑब्वियसली वो ऑयल खत्म होगा, फिर वही ऑयल फिर डाला जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हीट, मतलब इतना ज्यादा वो ऑयल को बर्न कर दिया जाएगा, तो वो जल ही चुका होगा अच्छी तरीके से, वो अपने स्मोक पॉइंट से भी बाहर निकल चुका होगा, कंप्लीटली बर्न हो चुका है वो तेल। अब उस तेल में जो ये बनेगा ना, इसकी वजह से ही तो ट्रांस फैट बन रहा है। सबसे पहली बात तो वो ऑयल ही ठीक नहीं है, दूसरी बात ट्रांस फैट इतना ज्यादा है उसमें। तो जो ये हम पैक्ड आइटम्स खा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए ठीक है, यही तो सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें हैं। चलो, यहाँ पे तो हमने समझा कि कैसे ये हमारे लिए बेकार है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। बट यहाँ पे क्या है कि चलो, जो हमारा व्यवसाय है वो कुछ चीजें रेगुलेट करता है, उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है कि भैया आप अगर कोई पैक्ड आइटम बना रहे हो तो इतना अमाउंट ऑफ इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक रेगुलेट किया हुआ है। और फूड जो डिपार्टमेंट है वो चलो उस चीज को रेगुलेट करता देखता है, हालांकि वो बहुत सही तरीके से नहीं काम करता, पर चलो मान लेते हैं कि वो देखता है, और उन पे कुछ लीगल एक्शन हो सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा गंद दिखलाते हैं हमें, चाहे वो हमारे पैक्ड आइटम होंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा आराम मिल गया, हालांकि सारी चीजें डेंजरस है, बेकार है। मैंने आपको बताया भी था कि
जब कार्ब्स हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कैसे ये जो आपके पैक्ड आइटम्स होते हैं ये हमारे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं और हमें इनकी आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ेगी तो ऑब्वियसली ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, और मैंने बताया इतना ज्यादा बुरा हाल है इसका, तो ये तो डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये तो चलो मान लिया। दूसरी बात, अब इसके बाद भी हम नहीं समझते, उसके बाद हम जाते हैं बाहर स्ट्रीट फूड या जंक फूड। वहां पे हम क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं एक समोसे का एग्जाम्पल लेते हैं, या और किसी का भी ले सकते हो वैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल 100 तरह के हैं अपने पास। एक कढ़ाई है बहुत बड़ी, उसके अंदर पहले तो तेल होगा, ठीक है। वो तेल कौन सा होता है? हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है, रिफाइंड ऑयल। उस तेल को, उसका एक तो स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होता है, दूसरी बात क्या है, उसी तेल में सुबह से लेकर शाम तक उस समोसों को तला जा रहा है। देखा आपने? हमारे जैसे 100 लोग वो चीज को कंज्यूम करके जा चुके हैं, और सेम ऑयल, सेम यूटेंसिल, सेम फ्लेम, जो कि आपका आग है वो जल रही है, और आपका वो ऑयल बर्न आउट हो चुका है, स्मोक पॉइंट से भी एक्सट्रीमली बाहर हो चुका है, जल चुका है, जिसको हम कहते हैं बर्न आउट ऑयल भी कई बार इसको हम कह देते हैं। उसके अंदर ही वो चीजें बनी जा रही हैं। तो क्या उसके अंदर ट्रांस फैट होगा? अब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही कितने सारे एग्जाम्पल आप ले लो। कोई भी आप स्ट्रीट फूड ले लो, ज्यादातर उसके अंदर यही कंडीशन होती है, और ये हम खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, रोज खाते हैं। अब यहाँ पे तो चाहे हमारे पास जो ये फूड सर्विस डिपार्टमेंट है, ये थोड़ा बहुत इसने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, और अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं होंगी तो इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकते हैं। तो ये चलो, जो ये डिपार्टमेंट, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये है तो बेकार ही बनाती हैं इन चीजों को, पर ये तो ध्यान में रखती हैं कि एक पैकेट के अंदर हमारी बॉडी मतलब उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना कुछ फॉलो करती हैं, डर है इनके बीच में। बट यहाँ पे कोई स्ट्रीट फूड में या इन सारी चीजों में कोई डर है क्या? कुछ लिमिट है कि भैया हम लिमिट में ही यूज कर रहे हैं ये ऑयल, या फिर आपको बता रहा है कि मैं कौन सा ऑयल यूज कर रहा हूँ, या आपको ये पता है कि वो जो ऑयल में समोसे बना रहा है वो कितने दिन से पुराना ऑयल यूज कर रहा है, और कितना ज्यादा वो बर्न आउट हो रहा है रेगुलर बेसिस पे सुबह से शाम तक? नहीं पता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे हमें लगता है कि ये नहीं है हमारी हेल्थ का मतलब, जो हमारी हेल्थ खराब हो रही है उसके पीछे ये रीजन नहीं है दो। उसके पीछे रीजन हम किसको मान लेते हैं, कि अच्छा हम जो 1 चम्मच घी खा रहे हैं शायद उसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, या जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं अपनी सब्जी दाल बनाने के लिए शायद उससे हमारी हेल्थ खराब हो रही है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है, जो ये दो चीजें मैंने बताई हैं, कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज काम होगा खराब। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। ये तो हमने देख लिया। हम्म। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग। आपके ऑयल को प्रोसेस करने का तरीका। अब प्रोसेसिंग की बात करें तो दो तरीके के प्रोसेसिंग यूज हो सकते हैं। एक होता है आपका कूल प्रेस्ड ऑयल, जिसे हम बोलते हैं कच्ची घानी तेल। क्या बोलते हैं इसको? कूल प्रेस्ड ऑयल, और एक बोलते हैं हम हीट प्रेस्ड। ठीक है। कूल प्रेस्ड वाला ऑयल तो वो हो गया जो भैया हम, जिसमें कोई भी तरह का आर्टिफिशियल केमिकल यूज नहीं होता, और हम खुद से इसको जो है ना प्रेस करके ऑयल को निकालते हैं। अब कूल प्रेस्ड ऑयल में भी बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, जैसे वुड प्रेस्ड ऑयल आता है जिसको हम लकड़ी की मदद से ऐसे प्रेस कर करके बनाते हैं, ठीक है, जो कि जनरली हमारे घरों में पहले यूज हुआ करता था। अभी भी होता है, गाँव में होता है, अभी भी इसको लोग बनाते हैं, ठीक है, अभी भी यूज होता है। या तो हम इसके अंदर यूज करते हैं कोई फिल्ट्रेशन, जैसे जो चक्की के अंदर यूज होता है। चक्की पता है आपको? मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बट नॉर्मली उसको चक्की जो ऐसे ग्राइंड करती है, और हमारे वीट को ग्राइंड करके जो हमारा आटा बनता है और वो सारी चीजें जो है ना, वो फिल्ट्रेशन जो मेथड है वो यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपकी?
ये क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? या तो वुड प्रेस्ड ऑयल होगा, कूल प्रेस्ड ऑयल जो है, मतलब एक कंटेनर होगा एक बड़ा सा, उसके अंदर मस्टर्ड ऐड किया जाएगा या जो भी ऑयल है उसको फिर ऐसे खुद से फिजिकली, खुद से वुड से ऐसे प्रेस कर करके तेल निकाला जाएगा उसमें से। एक बात। दूसरा फिल्ट्रेशन हो गया जिसमें कोई मशीन का यूज होगा, बट कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, कोई हीट नहीं है, उसमें ग्राइंड करके जो है ऑयल को निकाला जाएगा। तो ये जो दो मेथड बताए मैंने, ये दोनों कूल प्रेस्ड ऑयल हैं, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल केमिकल का यूज नहीं होता, और इसको बेस्ट ऑयल माना गया है। ठीक है, इसको क्या माना गया है? बेस्ट ऑयल माना गया है, क्योंकि इसमें एक तो आपके जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो रिटेन रहती है, मतलब आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो होगा आपके ऑयल का वो खराब नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, कोई केमिकल भी नहीं है। दूसरा होता है हीट प्रेस्ड ऑयल, जिसे कंपनीज ज्यादातर जो होती हैं वो यूज करती हैं। अब हीट प्रेस्ड ऑयल में क्या होता है कि आपके कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स भी ऐड किया जाता है और हाइड्रोजनेशन भी करी जाती है आपके ऑयल की, और उसे हीट किया जाता है काफी देर तक, जलाया जाता है, उसके बाद फिर उसे कंप्रेस करके, कंप्रेस में दबाव देके उसमें से ऑयल को अलग निकाल दिया जाता है। पहले जलाया जाएगा, उसको हीट करा जाएगा, उसका हीट करके उसको कंप्रेस करके उसमें उसको ऑयल निकाला जाएगा उससे। ये होता है दूसरा मेथड। तो आपको कौन सा लगता है कि इनमें से जो है ज्यादा बेटर मेथड होगा हमारी हेल्थ के लिए? ये आपके लिए क्वेश्चन है, और शायद आपको इससे क्लियरिटी मिल ही जाएगी कि कौन सा बेहतर होगा। राइट, जो कोल्ड प्रेस्ड होते हैं, जो जो जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल केमिकल का यूज नहीं हो रहा, जिसके अंदर हीटिंग भी यूज नहीं हो रही, वो सबसे जबरदस्त हमारे लिए ऑयल माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कच्ची घानी का तेल भी कह देते हैं नॉर्मली। वो आप अगर यूज करते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिशन होगा उसके अंदर वो इंटैक्टेड होगा, वो खराब नहीं होता, वो उड़ नहीं जाता। ठीक है, डीनेचर नहीं हो जाता। तो वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा मोबाइल होगा। ओके। तो 100 बात की एक बात है, जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए उसका अगर मैं कंक्लूजन निकाल दूं, तो एक बात आपको याद रखनी, जब भी आप ऑयल परचेज करो तो ये देख लेना कि उसमें ट्रांस फैट ना हो। दूसरी बात आप ये नोटिस कर लेना, अगर कूल प्रेस्ड ऑयल है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरी बात, आप उनका प्रोफाइल चेक कर लेना, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, आपको सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपको मेनली अनसैचुरेटेड फैट के अमाउंट उसके अंदर चाहिए, जो कि अच्छी बात होगी। चौथी बात आप ये देख लेना उसके अंदर कि आपका जो ऑयल है उसका स्मोकिंग पॉइंट क्या है, उस ऑयल में लिखा होगा स्मोकिंग पॉइंट। तो अगर वो ज्यादा, अगर डीप फ्राइंग वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो ट्राई करो आपका 230 से ऊपर स्मोकिंग पॉइंट वो मिले, तो वो अच्छा है। ये 4-5 पॉइंट का ध्यान रख लेना, वो आपके लिए बेस्ट ऑयल होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। बात क्लियर होगी? बाकी घी वगैरह को जो है, बटर वगैरह को यूज करना है तो ट्राई करो गार्निशिंग के लिए यूज कर लो, या फिर आप चपाती वगैरह के ऊपर, या खाना जो बना हुआ है ऑलरेडी उसके ऊपर ऐड करके आप खा लो। यार सैचुरेटेड फैट का कोई लिमिटेशन नहीं होता। देखो सैचुरेटेड फैट्स मैंने बताया ना कि क्यों वो ठीक है, क्यों वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स जब हम उसे डीप फ्राइंग वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। ठीक है। तो आप ऐसा करो कि 20% के आसपास अपना इनटेक जो सैचुरेटेड फैट का रख लो, 80% के आसपास जो टोटल इनटेक ऑफ फैट है वो आपका अनसैचुरेटेड का रख लो। ठीक है, तो ये चीजें आप रख लो, आपका बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन सैंपल पीडीएफ कुछ नहीं है, आप क्लास सारे लाइव लो अभी, जो जो नोट्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो बनाओ अपने लिए। एग्जाम आपका, एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो हम कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर। एक बंदा है, कोलेस्ट्रॉल हाई है उसका, एंड एक मंथ 5 kg टारगेट है, मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है सर, आपका क्या स्टेटमेंट क्या है? एक सेकंड रुको, मैं सारा बताता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को चार्जर कनेक्ट करने दो बस।
तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर। अब पानी जो है कैसे मदद करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें जानेंगे। और इसी टॉपिक में हम डिहाइड्रेशन को, वॉलेंट्री डिहाइड्रेशन, पीक वीक, वो सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, आज तो कवर नहीं होगा, कल कवर पूरा हो जाएगा, बट अभी के लिए जब जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख लो इसका। वाटर की बात करें तो अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ, ठीक है, पहले इसका ये कवर कर लूँ 10-15 मिनट, उसके बाद फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। वाटर क्या है? वाटर एक ऐसा, आप कह सकते हो, लाइफ गिविंग फ्लूइड है जो हमारी, हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा लाइफ गिविंग फ्लूइड है एक तरीके से जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है लाइफ। ठीक है, और वाटर में ऑलरेडी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें, इसके बिना पॉसिबल नहीं है लाइफ, हमारी जिंदा रहना ही पॉसिबल है। वो बॉडी कोई भी फंक्शन हो, इसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। बॉडी में 45 to 70% तो वाटर है ना, 45 से 70% तो बॉडी इसी से बनी हुई है ना। चाहे वो आपके सेल्स की बात कर लो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। आपके मसल की बात कर लो, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म है। मसल के अंदर 75% ऑफ वाटर है। आपके बोन्स के अंदर 25% ऑफ वाटर है। आपके आईज के अंदर वाटर है। बॉडी में ऑलमोस्ट एरियाज में वाटर है, और हर किसी के फंक्शनिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। जो भी आपके सेल्युलर मेटाबॉलिज्म होने वाली है, फंक्शनिंग होने वाली है, उसके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो बिना पानी के तो जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि सब काम के लिए कहीं ना कहीं वाटर चाहिए होगा। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, खून की ही बात करते हैं, तो ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ऑब्वियसली। चाहे वो आपका अमीनो एसिड्स हो, आपके कार्ब्स हो, सॉरी आपके ग्लूकोज हो, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो, वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, सब चीजें आपके इसके अंदर ही हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, आपके जो बाकी प्लेटलेट्स हैं, वो सारी चीजें आपके ब्लड के अंदर ही ट्रेवल करती है। बट ब्लड के अंदर ही आपका प्लाज्मा भी है, और प्लाज्मा 55% के आसपास होता है। और 55% में से भी अगर उसके अंदर देखें तो 90% ऑफ वाटर है। अब पानी भी जरूरी है, क्योंकि ये ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके लेके जाता है ना। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको तो यही कैरी करके लेके जाता है, मतलब पानी ही कैरी करके लेके जा रहा है, मतलब ब्लड के अंदर भी पानी ही है काफी हद तक। और वो भी बहुत सारी चीजों को कैरी करने का काम करता है। ठीक है ना, वो बहुत सारी चीजों को कैरी करने का काम कर रहा है, एक तरीके से कैरिंग जो फंक्शन है वो आपके वाटर का भी है काफी हद तक। तो पानी के बिना तो भैया पॉसिबल ही नहीं है जिंदगी। उसके बाद आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि हम, हमारी बॉडी में जो एक आइडियल टेम्परेचर है, उसको बनाए रखने के लिए भी तो ये इम्पोर्टेंट हुआ ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बहुत, मान लो हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई, बहुत बाहर बहुत गर्मी है, 46 डिग्री सेल्सियस है पानी टेम्परेचर बाहर, और हम खुद थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो बॉडी में हीट जनरेशन तो होगी, और हीट डेवलपमेंट अगर होगी, और हमारी बॉडी में डेवलपमेंट आपकी टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो टेम्परेचर बॉडी का 40 के आसपास पहुंच गया, तो क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है? कि हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, पॉसिबल नहीं है हमारा सर्वाइवल। तो हमारी बॉडी इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करती है, इस हीट हीट को न्यूट्रल करने के लिए क्या करती है, बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म का एक्टिव करती है। जो कूलिंग मैकेनिज्म क्या है आपका, कि आपका स्वेटिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगा, आपके स्वेट ग्लैंड से वाटर आपका डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जिससे कि क्या होगा, हमारी बॉडी क्या कर लेगी, अपने आप को कूल डाउन कर लेगी और बॉडी को बैलेंस कर लेगी। तो टेक्निकली ये भी एक प्रोसेस है ना, आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जरूर बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये भी। तो इस तरीके से बहुत सारे कामों के अंदर आपका वाटर जो है वो यूज होने वाला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए माना जाएगा। अब अगर आइडियल रिप्लेसमेंट की बात करें, आइडियल रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर, कि पानी को रिप्लेस कितना करें, कितना जरूरी है, अगर उसकी बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें 250 ml ऑफ वाटर के आसपास तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, 250 ml ऑफ वाटर तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। कितने, किसके लिए? अगर हम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको। आइडियल रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई हम जब वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें कितना पानी पीना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वैसे तो हर किसी का अलग अलग हुआ, टेम्परेचर का भी एक बड़ा बहुत बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। पर जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 150 ml से लेकर 275 275 ml ऑफ वाटर
एवरी 15 मिनट्स तो कंज्यूम करना ही चाहिए, एवरी 15 मिनट्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको हर 15 से 20 मिनट में कम से कम इतना पानी तो पीना ही है, ताकि आप बॉडी के वाटर लेवल्स को, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर पाओ। बात समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है कि इतना तो पीना ही है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वर्कआउट जब कर रहे हैं तो पानी नहीं पीना है, अगर नहीं पिए, अगर पानी पी लेंगे तो हमारा वर्कआउट खराब हो जाएगा या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा भी समझा जाता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप हाइड्रेशन ही मेंटेन नहीं कर पाए तो ना वर्कआउट कर पाओगे, ना तो आप सस्टेन कर पाओगे, जिंदा रह पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पानी पीना तो चाहे वर्कआउट हो, चाहे वर्कआउट नहीं हो, चाहे रात हो, दिन हो, जरूरी है तो है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई। चलो, आइडियल रिप्लेसमेंट की टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम पूरे दिन के अंदर बात करें, तो वैसे मेल के लिए देखो, जो इसकी वैल्यूज रखी गई है वो रखा है 3.7 लीटर्स फॉर मेल। मतलब इतना हमें पीना ही पीना है। मेल की कैटेगरी में अगर हम आ रहे हैं, फीमेल की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2.7 लीटर्स के आसपास हमें पीना होता है। ठीक है, 2.7 लीटर्स के आसपास हमें वाटर इनटेक करना है रेगुलर बेसिस पे। ये हुआ जनरलाइज्ड इक्वेशन। बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे। कैसे? एक तो आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का 3.7 लीटर, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि पूरी दुनिया के लिए 3.7 लीटर्स जो है ना वो जरूरी है। हमने जनरलाइज्ड एक इक्वेशन तो बना ली कि भैया इतना तो चलो, मेल है तो इतना हमें देना है, फीमेल है तो इतना देना है, ये हमें एक बना दिया बैलेंस। बट अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि यार जो इथोपिया में लोग रहते हैं, या जो करेबियन कंट्रीज में लोग रहते हैं, केनिया में जो लोग हैं, ठीक है, या मान लो केरला में है, अगर इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे जो लोग हैं, क्या इनको भी इतना ही वाटर चाहिए होगा हमेशा? क्योंकि हर जगह का अगर हम एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, या हम बात करें उधर पे क्लाइमेट की, इन्वायरमेंट की, वो अलग अलग है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जम्मू की बात कर दें, या फिर हिमाचल में कोई ऐसे ठंडे एरिया की बात कर दें जहाँ पे टेम्परेचर रहता है करीबन करीबन 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे, और एक जगह का टेम्परेचर रहता है 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो दोनों में फर्क होगा ना वाटर इनटेक में, कि नहीं होगा? तो एक तो टेम्परेचर का भी फर्क आता है कि भैया आपके उधर का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। दूसरा, एक्टिविटी फैक्टर का भी डिफरेंस आता है कि भैया आपकी एक्टिविटी का लेवल क्या है। तीसरा, कैलोरी इनटेक भी आता है। और चौथा आपका आता है मेडिकल कंडीशन। तो ये चार फैक्टर जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं आपके वाटर इनटेक को। ऐसा नहीं कि आपको 3.7 ही चाहिए या 2.7 ही चाहिए, हमेशा ही ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपकी जरूरत, तो मान लो अगर आपको मैं एक कंडीशन दूं, मान लो एक बंदा है जो जहाँ पे, मतलब मान लो केरला साइड रहता है या कोई ऐसे एरिया पे रहता है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है उसको, और वो है एक लैंड माइन वर्कर, या फिर एक ऐसा बंदा जो 8 से 10 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, एक लेबरर है मान लो। ठीक है, 8 to 10 आवर्स ऑफ एक्टिविटी उसकी है, और आपका टेम्परेचर भी मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं ये कह दूंगा कि 3.7 लीटर से इसके लिए इनफ है, इससे ज्यादा नहीं देना इसको, क्या ये सस्टेन कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा इतने पे? नहीं रह पाएगा ऑब्वियसली। हमें बहुत ज्यादा चाहिए, 7 से लेके 9 लीटर तक भी जरूरत पड़ सकती है, उससे भी ज्यादा, अगर जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से। ठीक है ना? और अगर ऐसे ही मान लो कोई और दूसरी कंडीशन, मान लो कनाडा या फिर कोई ऐसी जो जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में रहता है टेम्परेचर, -1 डिग्री सेल्सियस है, क्या वहां पे भी 3.7 लेना कंपलसरी है क्या? जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपका 1.5 लीटर से चल जाए काम, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। हो सकता है आपका 2 लीटर से काम चल जाए। तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बाकी इन चार फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली देखना होता है अपने को। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें यार कि हम हाइड्रेटेड हैं, या डिहाइड्रेशन से क्या क्या हो सकता है, ये भी हमें जानना है।
कि डिहाइड्रेशन कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है और कैसे वो होता है। चलो ये तो आपने बता दिया कि यार बात तो यही है कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी सब जानती है ना, उसको पता है कि कब हमें प्यास लग रही है। अगर हमें प्यास लगती है, अगर हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो है हाइपोथैलेमस को वो सारी चीजें पता है। हाइपोथैलेमस क्या है, एक ऐसा ग्लैंड है हमारे ब्रेन में जिसको ये इन्फॉर्मेशन है कि भैया थर्स्ट वाला जो फीलिंग है वो यही फील करवाता है हमें। जब हम डिहाइड्रेट हो गए, हमें पानी की जरूरत है, तो ये हमें फीलिंग आएगी कि भाई हमें प्यास लग रही है, वो थर्स्ट महसूस होगा और हम पानी पियेंगे। ये तो हो गया बेसिक, जो हमारी बॉडी का एक बेसिक नेचर है, इसको तो आप नहीं बदल सकते। बट और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यार हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं? बताओ। फिर हम ये जानेंगे अगर डिहाइड्रेट हो गए तो क्या क्या हो सकता है, फिर उसके बाद ये जानेंगे। सिम्टम्स हो सकते हैं ड्राई लिप्स, और येलोइश फेस, है ना, आपका येलो कलर का फेस हो जाना। कौन कंफ्यूजन होना, समझ में ना आना क्या हो रही है चीजें। लेथार्जिक फीलिंग होना, टायर्ड फीलिंग होना। हाँ, चक्कर आना भी कंफ्यूजन है। फेंटिंग जैसा महसूस होना, ब्लैकआउट जैसा महसूस होना। ठीक है, यूरिन का कलर। ठीक है, अगर पेल येलो है तो हम थोड़ा सा डिहाइड्रेशन में हैं। अगर हम अंबर कलर का यूरिन है, मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं डार्क कलर यूरिन, अगर ऐसा डार्क कलर का यूरिन है तो भैया हम डिहाइड्रेटेड हैं, हमें पानी पीना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके कलर से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक पॉइंट है। बाकी एक सबसे ऊपर बात तो यही कि हमारी बॉडी को पता है कि जब थर्स्ट महसूस हो रहा है, ऑब्वियसली हमें पानी की जरूरत है। अब डिहाइड्रेशन अगर मान लो 1% तक हमारी बढ़ गई, है ना, डिहाइड्रेशन हमारी 1% तक अगर बढ़ गई तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा कोर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर और ज्यादा बढ़ गया, मान लो 2% तक अगर हमारा डिहाइड्रेशन बढ़ गया, तो क्या होगा? क्रैम्प्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। क्रैम्प्स हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी नहीं हम ठीक करते हैं तो फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, ये 2% की बात है। 1% में तो कोर टेम्परेचर बढ़ेगा, कंफ्यूजन होगी, इरिटेशन, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है ना, ऐसे घूमेगा दिमाग, ऐसा होगा 1% में तो। 2% में क्रैम्प्स आ सकते हैं, कंफ्यूजन होगी, फेंटिंग, बेहोश हो सकता है। तो 3 से 5% अगर हमारी डिहाइड्रेशन बढ़ गया, जो कि बहुत एक डेंजरस कंडीशन है, फिर हमारे को होगा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन। मतलब हार्ट का फ्लक्चुएशन हो सकता है, हार्ट में वो इरिथमिया जैसी कंडीशन बन सकती है, ब्रेडिकार्डिया और आपका टेचिकार्डिया जैसी, जैसे मतलब एकदम से हार्ट रेट नीचे गिर गया, एकदम से ऊपर चढ़ गया, ऐसे की कंडीशन बन सकती है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन आ सकता है। ठीक है, और 5-7% अगर चलेगा डिहाइड्रेशन तो भैया कोलैप्स, काम खत्म। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाएगी बॉडी, तब तक तो वाटर वाटर बचेगा ही नहीं। डिप्लीशन ऑफ वाटर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारी बॉडी सर्वाइवल, मतलब बॉडी सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे हम। ठीक है, तो कोलैप्स हो जाएगा। अब ऐसा कंडीशन आना तो बहुत रेयर ही है, अगर वो है तभी हो सकता है जब हम कहीं पे फंस गए है ना, फॉरेस्ट वगैरह में, वहां पे पानी ही नहीं मिला। ऐसे कंडीशन में तो हो सकता है, वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो है ही। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको होंगी डिहाइड्रेशन वाले कंडीशन के अंदर। अब डिहाइड्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि चलो मैं आपको ना, आप मान लो रनिंग कर रहे थे, एक्टिविटी मैंने आपको बोला मैराथन रनिंग करो, मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस आपको कवर करना है और आप भाग रहे थे सबके सब, है ना। पर क्या हुआ, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, 42 डिग्री सेल्सियस था। और आप भागते 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 आपको 1 घंटा हो गया रनिंग करते करते, लगातार आप 1 घंटे रनिंग कर रहे हो, और मैं आपको पानी भी दिए जा रहा हूँ, वाटर इनटेक भी आप कर रहे हो बीच बीच में, जब आपको जरूरत पड़ रही है, आपकी बॉडी से डिप्लीट तो हो ही रहा है, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पानी आप पी रहे हो, पसीना भी बहुत आ रहा है, पानी फिर पी रहे हो। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। 1 घंटा हो गया, चलो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, इसके बाद भी ये सेम चीज चल रही है। तो मैं मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ वाटर को रिप्लेस करना ही हमारी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है? क्योंकि पानी तो आपको भर भर के मिल रहा है
आप वर्कआउट भी बहुत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, पानी भी आपको मिल रहा है, तो क्या ये एनफ है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी हमें? या आप बोलते हो कि सर नहीं, कुछ हो सकता है? अच्छा, तो मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। क्या होगा बताओ। राइट, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही है। यार आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो तो डाउनफॉल में जाएंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। और चलो बाहर की बातें तो चलो बाद में हम करेंगे, BCAA ये है वो है, वो सारी चीजों पे हम ज्यादा जाते हैं, बट हम एक बेस चीज जो है हमारी बॉडी का, बेसिक चीज उसको ठीक नहीं करते, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके ऐसे मिनरल्स, बेसिकली क्या होते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये होते हैं मिनरल्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपके मेन फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो आपका नर्व ट्रांसमिशन की बात कर लो, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन की बात कर लो, आपके हार्ट की फंक्शनिंग की बात कर लो, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, वो जो आपके मैसेजेस, जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं उसी की मदद से कर रहा है ना। वो जो पेस मेकर है आपका, SA नोड, ठीक है, AV नोड, वो सब कैसे काम कर रही है, इसको पेस मेकर कहते हैं। वो इसीलिए जो इम्पल्सेस ऊपर से आ रही हैं, उस उस इम्पल्स से पेस मेंटेन कर रही हैं, और उसके बाद आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है ना। ये तो मैंने हार्ट का बताया, ऐसी बॉडी के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, हमारे जो ब्रेन है उसके बीच वाला जो पार्ट है, बिल्कुल मिडिल वाले जो एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो वहीं से तो आपके जो मैसेजेस, जितने भी आपके फंक्शन होने हैं, मूवमेंट होनी है, मस्कुलर कंट्रैक्शन होनी है, वो उसी की मदद से तो होनी है ना। वहां से वो आपके मोटर न्यूरॉन्स के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन से फिर वो मैसेज जो है, वो सिग्नलिंग जो है, एक्शन पोटेंशियल जो है, या फिर जिसको हम इम्पल्सेस कह रहे हैं, वो ट्रेवल करेगा कहाँ पे, हमारे मसल फाइबर पे, तब जाके हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो भैया ये जो आपकी सिग्नलिंग है, जो आपके पाथवेज हैं, जो इम्पल्सेस हैं, या जिनको हम कह देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, आपका नर्वस सिस्टम का और मस्कुलर जंक्शन जो है, ये काम कैसे करेगा? इसमें बहुत सारे केमिकल्स का बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, स्पेसिफिकली आपके कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, इन सारी चीजों का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ये काम होना। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करती हैं, और आपकी बॉडी में इन सारे फंक्शंस के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं, जो एक्शन है, जो ये इम्पल्सेस हैं, कैसे जनरेट हो रही हैं, कैसे फंक्शन हो रहा है, ये इन्हीं चार्जेस की वजह से हो रहा है। तो टेक्निकली हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, वाटर डिप्लीट हो रहा है, और उस वाटर डिप्लीशन के साथ साथ हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी लॉस हो रहे हैं। मेनली अगर बात करूं तो सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, ये तीन ऐसे मिनरल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ड्यूरिंग वर्कआउट, जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स हम कह देते हैं। हालांकि इसके अलावा भी जो बाकी है मिनरल्स वो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, बट वो उनकी अवेलेबिलिटी एनफ है ना, वो अबंडेंट होते हैं हमारे बॉडी में, और वो इतनी जल्दी डिप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है ना।
पर ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी से डिप्लीट बहुत जल्दी होते हैं। मेनली सोडियम, सोडियम का डिप्लीशन सबसे फास्ट है, सोडियम सबसे जल्दी डिप्लीट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये तीनों का रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा होता है ड्यूरिंग वर्कआउट। ठीक है, तो अगर इनको बैलेंस नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। अब कल हम इसके बारे में बात करेंगे आगे कि सोडियम की फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में वाटर को होल्ड करता है, जो आपका पोटेशियम है वो आपके आईसीएस में कैसे बैलेंस करता है। वो सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्या बोलना चाहते हो भारत? फैट मैनेजमेंट ये सीएसएस में था ना, सीएनएस में भी सेम है, सीएनएस सीएसएस के दोनों में कुछ सिलेबस सेम है। फैट मैनेजमेंट कौन सा था? फैट मैनेजमेंट तो उसमें है नहीं शायद। फैट मैनेजमेंट उसमें नहीं है ना, सीएनएस में आएगा फैट मैनेजमेंट। बाकी कुछ चैप्टर तो ऑब्वियसली सेम होंगे ना, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके जो मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स, फैट्स, है ना, फैटी एसिड्स, वो जो चीजें हैं वो तो कुछ हद तक तो सेम होंगी होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूट्रिशन का ही एक्सटेंडेड एक पार्ट है सप्लीमेंटेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर कोई 120 kg वेट है और कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसका ट्रेनर ने एक मंथ में 5 kg टारगेट है, मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है सर, आपका क्या स्टेटमेंट है? नहीं, इसमें क्या है, मतलब 1 kg उसने क्या लिया हुआ है, फैट लॉस गोल लिया हुआ है उसने फैट लॉस का? अगर अगर ऐसा गोल है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज्यादा है, 120 kg है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ फैट्स बहुत ज्यादा है उसकी बॉडी में, तो उसको लॉस करने के लिए तो आपका इतना केजी टारगेट लेना भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हो सकता है इतना इजीली शुरुआत में भी। क्योंकि जब बॉडी एक्टिविटी शुरू करते हैं, हम न्यूट्रिशन सही करना शुरू करते हैं, तो बॉडी से इनिशियली वाटर वेट भी बहुत ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि आप कार्ब्स वगैरह कम कर दोगे, वाटर वेट वैसे ही कम हो जाने वाला है। तो वाटर वेट कम होगा तो इनिशियल 5-6 किलो तो आपका एक महीने में आराम से दिखेगा आपको कम होता हुआ। ठीक है, वो टेक्निकली पूरा फैट लॉस नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर वेट भी होगा। ठीक है, बट इतना हो सकता है इजीली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लेके चलो, कोई बात नहीं। इनिशियल स्टेज में तो ऐसा होता है, क्योंकि लर्निंग फेज है, शुरुआत का फेज है, इतना तो आप कर सकते हो वेट कम। पूरा ही फैट इंटेक अगर अनसैचुरेटेड से लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखो, प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा सच कुछ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और पूरा अनसैचुरेटेड से भी ले लोगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी आपको। सर, वाटर के ओवरडोज से भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, वाटर अगर बहुत ज्यादा लोगे तो वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपका बताओ, बाकी लोग बताओ चलो। वाटर ओवरडोज का बताओ मुझे, अगर किसी को पता है। अगर मान लो मेरे को जरूरत थी 3 लीटर की, मैं पी रहा हूँ 15 लीटर, 15 लीटर्स कंज्यूम कर रहा हूँ, और मैं 3 लीटर की मुझे जरूरत थी बॉडी में, क्या होगा? बाकी लोग बताओ। हम्म। आरबीसी को कम करता है, डायरिया, किडनी डैमेज, किडनी में प्रेशर आएगा, ब्लोटिंग, लूज मोशन, फटीग, बॉडी में होल्ड हो जाएगा, हेडेक्स, किडनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो देखो, ऐसा है कि आपका बॉडी में जब आप वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना, उसके से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है बॉडी में, है ना।
वाटर इनटेक बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनटेक हो गया, पानी बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो बॉडी उसको निकालने के लिए क्या करेगी, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, ज्यादा यूरिन पास करेगी। एक तो किडनीज पे ज्यादा प्रेशर आएगा, है ना, क्योंकि ज्यादा गैलेंस ऑफ वाटर उसको रिफाइन करना पड़ रहा है, ज्यादा बार उसको रिफाइनरी प्रोसेस का काम करना पड़ रहा है। ठीक है। तो पहली बात तो ये है, किडनी पे एक्सेसिव लोड होगा अननेसेसरी, जो कि जरूरत नहीं भी थी। दूसरी बात, आपकी बॉडी में से क्योंकि इतना ज्यादा वाटर को डिप्लीट करना है, तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होने वाले हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं तो क्या होता है, मिनरल्स अगर लॉस हो गए, तो यही सेम चीज जो आप बोल रहे हो, लूज मोशन हो सकता है, फटीग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, हेडेक हो, प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ठीक है। और इवन जान भी जा सकती है अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अगर हमने यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे, उससे मिनरल्स आपकी बॉडी से लॉस हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेना भी प्रॉब्लम है, बहुत कम लेना तो है ही प्रॉब्लम। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही लेना है। ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर काफी होता है, बाकी आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज आर सेम। या डायबिटीज का ही एक मतलब आप कह सकते हो ना कि डायबिटीज का ही फीचर है एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ रहे हो, डायबिटीज का ही फीचर है एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्ट कर रहा है, नहीं बन रहा है उतने अच्छे अमाउंट में। ठीक है। और वही सेम चीज डायबिटीज भी, डायबिटीज एक प्रॉब्लम हम कह देते हैं, डायबिटीज को स्पेसिफिकली हमने एक नाम दे दिया कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, एक हेल्थ कंडीशन है, जिसको हम हिंदी में मधुमेह कह देते हैं ना, शुगर कह देते हैं, वो प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका एक फीचर है। ठीक है। तो दोनों सेम ही बातें हैं। डिवाइड डिवाइड डायबिटीज इज रिवर्सेबल, डायबिटीज रिवर्सेबल हो सकते हैं अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो वो पॉसिबिलिटीज हैं रिवर्स होने की। टाइप 1 डायबिटीज, बाय बर्थ डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। उसके लिए फिर आपको हमेशा इंसुलिन पे रहना पड़ता है। समझ गए। जेस्टेशनल डायबिटीज तो ऑब्वियसली वो तो वैसे ही रिवर्सेबल होगा, टेम्परेरी डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और अगर प्री डायबिटिक है हम तो वो रिवर्सेबल हो सकते हैं, अगर आप चीजों को मैनेज कर लो, सही चीजें कर लो तो पॉसिबल है। किसी का ज्यादा वाटर इनटेक करने का, अरे ऐसा नहीं होता यार, ये ज्यादा वाटर इनटेक करने से थोड़ी इतनी जल्दी किडनी खराब हो जाएगी। किडनी पे एक्सेसिव लोड आएगा। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ किडनीज में कोई इशू है, तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट करो, केएफटी करो, रेनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं उसको, यूरिन कल्चर करो, यूरिन एनालिसिस आपके जो टेस्ट होते हैं वो करो। तो ये टेस्ट से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। बाकी किडनीज के वो भी होते हैं, सीटी स्कैन भी होता है किडनीज का, साउंड अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किडनी की फंक्शन ठीक है कि नहीं है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है कि ज़्यादा वाटर एक दिन में ले लिया, पानी ज़्यादा पी लिया तो खराब हो जाएगी किडनी, ऐसा नहीं है। सॉल्युबल करेगी ना, सॉल्युबल फाइबर अट्रैक्ट करती हैं, सॉल्युबल फाइबर वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इनसॉल्युबल नहीं करेंगे।